बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे और उसका टॉपिक 2.1 पढ़ेंगे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स में जो कंटेंट है आपका वो सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, देन वी विल स्टडी इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड रिजल्टेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। इसमें एक और टॉपिक भी शामिल है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, लेकिन वो मैं आपको टॉपिक नंबर 1.2.2 के साथ टीच करूंगा जिसमें आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो टेक अ स्टार्ट विद स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को हम बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: कांस्टेंट, स्केलर एंड वेक्टर। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ एक नंबर या मैग्नीट्यूड रिक्वायर हो उन्हें कहा जाता है कांस्टेंट। दीज क्वांटिटीज डू नॉट रिक्वायर यूनिट और डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। स्केलर वो क्वांटिटीज जिनको डिस्क्रिप्शन के लिए नंबर भी रिक्वायर है, यूनिट भी रिक्वायर है, मगर इन्हें डायरेक्शन की जरूरत नहीं। जैसे मास है 5 किलोग्राम, इनफ इंफॉर्मेशन। लेंथ है 10 मीटर्स, इट्स इनफ इंफॉर्मेशन। टाइम है 5 सेकंड्स, इनफ इंफॉर्मेशन। फिर आते हैं वेक्टर्स जिन्हें डिस्क्रिप्शन के लिए नंबर यानी मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर है, यूनिट भी जरूरी है और इनको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। जैसे आपको इंफॉर्मेशन देनी हो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, तो यू विल से g is equal to 9.8. It's the number, the magnitude. It is meter per second square. It is the unit, and it acts downward towards the center of the earth. So number, unit and direction, these three quantities make up a vector quantity. इसके बाद इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स पर आए तो वेक्टर्स को हम नॉर्मली एक लॉन्गर लाइन और उसके ऊपर एक एरो हेड की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर की जो लेंथ है किसी भी स्केल पर वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोल्ड लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल मैं यूं दे सकता हूं आपको कि लेट्स से f = ma आप स्टडी करते हैं। आपसे पूछा कि इसमें कितनी वेक्टर और कितनी स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो इसमें रिकॉग्नाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर फोर्स को बोल्ड लेटर्स में और एक्सेलरेशन को भी बोल्ड लेटर्स में लिख दिया जाए तो इट मींस ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये क्वांटिटीज इस क्वांटिटी से कुछ डिफरेंट है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जबकि मास एक स्केलर क्वांटिटी। अब आपकी बुक में जहां भी वेक्टर क्वांटिटीज मेंशन है वहां पर उनको बोल्ड लेटर्स में रिप्रेजेंट किया, लेकिन आप अपना पेपर वर्क करते हुए क्वांटिटीज के ऊपर एरो, फुल एरो, हाफ एरो या इवन बार लगा के भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वेक्टर्स की एक either you have to use bold letters or either you will use arrow above the vector quantity. इसके बाद वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती कि किसी भी ग्राफ में वेक्टर की जो लेंथ है वो उस फिजिकल क्वांटिटी का नंबर या मैग्नीट्यूड है। लेट्स से ये 20 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है वेक्टर। अब ये 20 न्यूटन कैसे रिप्रेजेंट होगा? लेट्स से 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो इस काम के लिए हम एक स्केल चूज करते हैं। 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर है तो 20 न्यूटन ऑब्वियसली 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो आपने सिंपल क्या किया कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे। अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी तो उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है एंगल थीटा, और एंगल हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टुवर्ड्स द वेक्टर सपोज करना है। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। इनकी डेफिनेशन में द मैग्नीट्यूड और यूनिट रिक्वायरमेंट है स्केलर्स की, जबकि मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन रिक्वायरमेंट है वेक्टर्स की। ऑपरेशन रूल्स के स्केलर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इवन डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हैं बाय सिंपल अरिथमेटिक्स, लेकिन वेक्टर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने के लिए स्पेशल अलजेब्रिक रूल्स यूज होते हैं। डिवीजन पर है तो टू स्केलर्स कैन बी डिवाइडेड बट टू वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। और रिप्रेजेंटेशन पर है तो स्केलर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल लेटर्स बट वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अदर बोल्ड लेटर्स और एरोहेड अबव द फिजिकल क्वांटिटी। नाउ कम टुवर्ड्स द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम क्या कहते हैं कि आप दो लाइंस को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें सच दैट उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा ओरिजिन,
So here you have created the rectangular coordinate system with x-axis and y-axis, positive x, positive y, negative x and negative y. अब इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप वेक्टर को किसी भी कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और अगर आप 2 की बजाय 3 डायमेंशंस पर आ जाएं जिन्हें हम स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, तो इट विल हैव x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम या उसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। Further, we will come towards a very important article, that is addition and subtraction and resultant. हम बात स्टार्ट करेंगे नंबर्स के साथ। लेट्स आपके पास दो नंबर्स हैं 4 एंड 3। इनको ऐड किया जाए तो we'll get 7 आंसर, इन्हें सब्ट्रैक्ट किया जाए तो we'll get आंसर 1। नंबर्स को यूज करते हुए प्लस और माइनस में सिर्फ 2 पॉसिबल आंसर्स हैं, ये 7 मैक्सिमम आंसर या 1 मिनिमम आंसर। बट नंबर 1, पहली बात तो वेक्टर्स का एक दूसरे के साथ कोई भी सर्टेन एंगल हो सकता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। जब भी आपने दो वेक्टर्स का एंगल देखना हो तो वेक्टर्स को टेल टू टेल कनेक्ट किया जाता है। फिर वेक्टर्स को जब ऐड करना हो तो आप सिंपल कहते हैं कि वी आर एडिंग वेक्टर्स बाय हेड टू टेल। वेक्टर ए, लेट्स से आपको a प्लस बी परफॉर्म करना है, तो फर्स्ट यू विल ड्रॉ वेक्टर ए एंड देन यू विल ड्रॉ वेक्टर बी ऑन द हेड ऑफ ए। तो रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, रिजल्टेंट को आप ड्रॉ करेंगे फ्रॉम वेक्टर ए टू द हेड ऑफ वेक्टर बी। इस रिजल्टेंट वैल्यू या रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो एडिशन के लिए ये लिखा है a² + b² + 2ab cos थीटा, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे a² + b² - 2ab cos थीटा। अब इसके बाद अगर आपसे कहा जाए फाइंड b + a, आप पहले ड्रॉ करेंगे वेक्टर b और फिर उसमें ऐड करेंगे वेक्टर a। नाउ दिस वुड बी द रिजल्टेंट, दैट इज b + a। अब इन दोनों डायग्राम्स को अगर गौर से देखें तो हम वेक्टर b यहां ड्रॉ करके वेक्टर a यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। b + a और a + b दोनों का रिजल्टेंट सेम आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि a + b इक्वल है b + a के, which means that vector addition is commutative. Vector addition is commutative. यहां तक एक हो गया। फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे आ रहे हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन ये है कि आपने a में से लेट से b को माइनस करना, तो आप इसे यूं भी लिख सकते हैं a + -b। अब नेगेटिव b का क्या मतलब है? ये वेक्टर b है, अगर आप इसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, here it is वेक्टर b, आप इसे नेगेटिव b करेंगे तो इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन बाय 180 डिग्री। सो अब आपसे कहा जाए फाइंड a + -b, तो यू विल राइट a। याद हो तो पहले b इस डायरेक्शन में ऐड हुआ था, अब b इस डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होगा, तो दैट इज नेगेटिव b एंड हियर इट इज द रिजल्टेंट व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग a - b। सो यहां तक वेक्टर एडिशन को समझते हुए इस वीडियो को आप रिपीटेडली दोबारा देख सकते हैं वेक्टर एडिशन को। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो हमने नंबर से स्टार्ट की थी कि नंबर्स को ऐड करने से आपके पास 2 पॉसिबल आंसर हैं। लेट्स से आपके पास एक वेक्टर a है ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर और आपके पास एक वेक्टर b है ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। देखिए वेक्टर्स तो किसी भी एंगल पे ऐड हो सकते हैं। वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, वेक्टर्स के दरमियान एंगल 45 डिग्री भी हो सकता है, वेक्टर्स 90 डिग्री पर भी अलाइन हो सकते हैं, वेक्टर 180 डिग्री पर भी अलाइन हो सकते हैं। सो इट मींस कि 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक 180 पॉसिबल आंसर हैं जो वेक्टर एडिशन से निकल सकता है। लेकिन इसको एम्पिरिकल किया जाए तो 0 डिग्री पर चूंकि वेक्टर्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐड होंगे तो दे विल गिव यू अ मैक्सिमम रिजल्टेंट, और 180 डिग्री पर एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट होंगे तो दे विल गिव यू मिनिमम आंसर। अब मैक्सिमम और मिनिमम आंसर्स देखें, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यू विल गेट 7 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर माइनस करें, यू विल गेट 1 सेंटीमीटर। वेरी केयरफुल टू लिसन द थिंग्स कि जैसे नंबर्स ऐड होते हैं, वेक्टर्स भी नंबर्स की तरह ऐड हो सकते हैं, बट ओनली ऑन 2 एंगल्स।
1 at 0 डिग्री, 1 at 180 डिग्री, और वेक्टर्स का किसी भी और एंगल पर जो आंसर आएगा वो बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम लाई करेगा। यानी 4 और 3 सेंटीमीटर के वेक्टर्स का मैक्सिमम आंसर 7 आ सकता है, 4 और 3 सेंटीमीटर के वेक्टर से 7 से बड़ा आंसर नहीं आ सकता, और 1 से छोटा आंसर नहीं आ सकता। अब इसी फॉर्मूला को और आइडियाज को हम एक पिक्चर में बिल्कुल समराइज करेंगे। So let's watch. Angle diagram, addition diagram, formula and fact. Angle general theta कोई भी एंगल हो सकता है, वेक्टर A और वेक्टर B can be aligned at any angle. अब इन्हें ऐड करेंगे तो वेक्टर A में वेक्टर B को हेड टू टेल से ऐड करेंगे and that will be the result. 0 डिग्री है वेक्टर A और वेक्टर B, अब दोनों पैरेलल हैं, ये इनकी एंगल डायग्राम है। वेक्टर A एडेड इन वेक्टर B, ये इनकी एडिशन डायग्राम। एडिशन डायग्राम पे cos 0 डिग्री आएगा, cos 0 1 हो जाता है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसे अंडर रूट a प्लस b होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, आपके पास सिंपल a प्लस b आंसर आएगा। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि वेक्टर्स कैन बी एड लाइक नंबर्स इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर इज 0 डिग्री। 45 डिग्रीज वेक्टर a वेक्टर b, it can be 45 degree angle. Now if you add them, then you have to add like this. अब ये लाइन ड्रॉ करके आप फर्दर देख सकते हैं कि थीटा अप्रोक्सीमेट 45 डिग्री नजर आ रहा है। ये रिजल्टेंट ड्रॉ होगा 90 डिग्री, वेक्टर A वेक्टर B, एंगल 90, add them, there is the resultant. Now this resultant will act like a right angle triangle. क्या आप इस रिजल्टेंट को यू फाइंड कर सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड रिमेंबर ये फॉर्मूला आपके पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होने जा रहा है, क्योंकि मोस्टली वेक्टर जो आपकी बुक में ऐड अप हुए हैं वो एट 90 डिग्री होंगे। इस फॉर्मूला को रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी कहते हैं, और इसी को फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है। एंड फाइनली 180 डिग्री वेक्टर a वेक्टर b, 180 डिग्री ऐड करेंगे वेक्टर a और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर b आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगी, minus sign आएगा, and you will get the minimum result. So watch carefully this slide, this table, and try to practice the things again and again. Now come towards multiplication of a vector by a scalar. It's very simple article कि आपके पास एक वेक्टर A है 2 मीटर लंबा, अगर आप उस वेक्टर को एक स्केलर यानी एक नंबर से, ये 3 एक नंबर है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 6 मीटर। पॉजिटिव नंबर है, वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेगी। नेगेटिव नंबर है, वेक्टर की लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखें, p इज इक्वल टू mb स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, f इज इक्वल टू ma स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अब आते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया जाता है वेक्टर whose magnitude is 1 in a given direction. Now let's see, if I say that I have a vector whose magnitude is 3 centimeters, और फिर मैं आपसे पूछूं कि ये किस डायरेक्शन में है, तो you won't be able to give me the answer, कि मैं तो सिर्फ आपको इसकी लेंथ बता रहा हूं लेकिन ये चीज मेंशन नहीं कर रहा कि किस डायरेक्शन में है। तो देखिए डायरेक्शन ही को स्पेसिफाई करने के लिए हम जो वेक्टर डिजाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। अब सबसे पहले हम टिपिकल यूनिट वेक्टर्स लिखते हैं कि जो x, y और z एक्सिस में होते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। वन सिंगल या वन स्मॉलेस्ट यूनिट इन x डायरेक्शन विल बी कॉल्ड i, वन स्मॉलेस्ट यूनिट इन y डायरेक्शन विल बी कॉल्ड j, and one simplest या one single unit in z direction will be named as k. In short, x axis में unit vector को i, y axis में unit vector को j और z axis में unit vector को k कहते हैं। So if I say that I have a vector that is 3i, so it means I have a vector 3 centimeter in x axis या 3 millimeter in x axis या 3 kilometer in x axis। ये जो स्केल है ये आप पे डिपेंड करता है आपने क्या यूज किया, लेकिन उसका जो मिनिमम स्मॉलेस्ट यूनिट साइज होगा दैट विल बी i in x axis, j in y axis and k in z axis. तो दैट्स हाउ यू विल राइट द यूनिट वेक्टर। अब इसको शेप फॉर्म में लिखें, जैसे बुक में लिखा है वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड
इनटू यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर के ऊपर आप कैप साइन देखेंगे। अब देखिए किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो आप उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर देंगे। वेक्टर को मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करेंगे। लेट्स से आपके पास एक वेक्टर है ए 4i प्लस 3j। मैं अभी ये 4i और 3j को नेक्स्ट स्लाइड में भी कवर करूंगा। आपसे कहा जाए इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो ये तरीका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। यू विल पुट अंडर रूट x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। यू विल गेट अंडर रूट 25। यू विल गेट 5 आंसर। अब देखिए आपके पास वेक्टर है। वेक्टर की पहचान याद रखनी हो, याद रखें वेक्टर के अंदर i भी होगा j भी होगा। मैग्नीट्यूड की क्या पहचान है कि फाइनली एक नंबर होगा। अब आपने इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो वेक्टर को यानी 4i प्लस 3j को डिवाइड करते हैं उसी के मैग्नीट्यूड पर, तो दैट्स अ यूनिट वेक्टर। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 3 भी है। अब इसी चीज को और थोड़ा फैक्ट में देखें कि 5i प्लस 12j डिवाइडेड बाय 14। इफ आई आस्क यू कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं, तो सिंपली आंसर मी दैट नो इट्स नॉट अ यूनिट वेक्टर। व्हाई? ऊपर तो वेक्टर है लेकिन नीचे उसका मैग्नीट्यूड नहीं है। 5i प्लस 12j को अगर हम मैग्नीट्यूड में सॉल्व करें तो इट गिव्स अस आंसर 13। सो अगर यहां पर 13 होगा तो ये एक यूनिट वेक्टर कहलाएगा। सो जब भी आप वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे, एक्चुअल में आप क्या फाइंड कर लेंगे? यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर एंड एडिशन। वेरी सिंपली आपके पास लेट्स से एक स्केल है 5। आपके पास एक वेक्टर है a 4i, एक वेक्टर है b 3j। आपसे कहा जाता है फाइंड a प्लस b। तो लुक x एक्सिस y एक्सिस 1i 2i 3 and 4i। So here I have drawn 4i, 1j 2j and 3j। here I have drawn 3j। अब 4i में 3j ऐड करना है तो एडिशन रूल हेड टू टेल है। किसी वेक्टर को उठाएं हेड टू टेल से ऐड करें, सेम उतनी लेंथ का हो जितनी लेंथ का एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये जो रिजल्टेंट है दैट विल कॉल्ड 4i प्लस 3j। इसको कहा जा सकता है 4 सेंटीमीटर, इसे कहा जा सकता है 3 सेंटीमीटर। इसे कितने सेंटीमीटर कहेंगे? तो फाइंड द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई बार कोई वेक्टर साइन नहीं डालना, सिंपल 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 5 सेंटीमीटर या 5 मिलीमीटर या 5 किलोमीटर, दैट कैन बी द लेंथ ऑफ योर वेक्टर। वो जो भी आपने सिंपल इमेजिन किया हो अपना स्केल। तो ये आइडिया से रखिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नल वेक्टर। वेरी इजी डेफिनेशन। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो। नॉर्मली जब भी आप एक वेक्टर को उसी के ऑपोजिट वेक्टर में एड अप करेंगे तो यू विल गेट अ नल वेक्टर। अब नल वेक्टर और 0, इसमें एक इंपॉर्टेंट फर्क याद रखना। 0 इज अ स्केलर एंड नल वेक्टर विल बी अ वेक्टर। लेकिन जैसे नंबर में नंबर जमा करेंगे तो जवाब भी नंबर आएगा। सो वेक्टर में वेक्टर जमा करेंगे तो जवाब भी वेक्टर आना चाहिए, या वेक्टर में से वेक्टर माइनस करेंगे तो भी जवाब वेक्टर होना चाहिए। एंड रिमेंबर वन थिंग, आप स्केलर में वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते, लिहाजा आप 0 में नल वेक्टर को भी ऐड नहीं कर सकते। ये चीज आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगी, इसको गौर से सुनिएगा और देखिएगा। इन द एंड वी हैव अ वेक्टर इक्वल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनकी लेंथ भी सेम हो, यानी मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो दो चीजें शर्त हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो आप इन्हें इक्वल कह सकते हैं। पैरेलल वेक्टर्स ऑफ सेम लेंथ या सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अब ये दो इंपॉर्टेंट जुमले याद रखने के, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल। जाहिर बात है जिन्हें इक्वल कहा गया तो इट मींस शर्त है कि वो पैरेलल भी होंगे। बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल लाइक दिस। ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। सो ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। यहां तक एंड होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर। मैं फिर याद करवा दूं कि वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में टीच करूंगा। यहां तक इस स्लाइड को देखें, सुने और समझने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 2.2 वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। और जैसा मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि इसी लेक्चर में मैं आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स भी पढ़ाऊंगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स हम सिंपली नाम देते हैं इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन।
इसमें हम दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एक वेक्टर गिवन हो तो आप उसे उसके कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको कंपोनेंट्स गिवन हो तो आप उसे वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। ये कंपोनेंट और वेक्टर का साथ ऐसा ही है जैसे पिज्जा और उसके पीसीस का। आपको पिज्जा मिल जाए तो पीसीस बना सकते हैं, आपको अलग अलग पीसीस मिल जाए तो आप पूरा पिज्जा कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखें, अगर आपको एक वेक्टर गिवन है और उसका एंगल गिवन है विद एक्स एक्सिस, तो आपने उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो कंपोनेंट ये कहेंगे कि वेक्टर की चौड़ाई कितनी है, यानी हाउ मच इट्स लेंथ अबाउट एक्स एक्सिस, और वेक्टर की ऊंचाई कितनी है कि हाउ मच इट इज अलोंग वाई एक्सिस। अब y के बिल्कुल सामने आप y जितनी लेंथ मेंशन कर सकते हैं, सो इट मींस आप एक वेक्टर को यूं लिख सकते हैं कि वेक्टर इज x अलोंग i प्लस वेक्टर इज y अलोंग j। तो ये फॉर्मेशन है कि वेक्टर कैसे लिखा जाता है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा कि वेक्टर में i कंपोनेंट भी होगा, वेक्टर में j कंपोनेंट भी होगा। अब आपने ये देखना होगा कि वेक्टर a की लेंथ आपको लेट से गिवन है, so how you can find its x length and its y length? You will simply apply, let's say, cos theta. Cos theta is base over hypotenuse. Here base is ax, hypotenuse equals to a. This implies that ax is equal to a cos theta. Similarly, if you apply sin theta, perpendicular over hypotenuse, ay over a, this implies that ay is equal to a sin theta. So it's simple. ये दो कंपोनेंट्स हैं, x कंपोनेंट a cos थीटा और y कंपोनेंट a sin थीटा। कंपोनेंट्स को आपने लाजमन अपने जहन में अच्छी तरह बिठाना है, इसको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में कंपोनेंट्स पढ़ना पड़ेंगे, चैप्टर 4 में जाएंगे वर्क और वर्क में आपको कंपोनेंट्स पढ़ना पड़ेंगे, चैप्टर 5 में एंगुलर मोमेंटम में कंपोनेंट्स पढ़ना पड़ेंगे। इसी तरह सेकेंड ईयर में भी जहां पर भी वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे वहां पे आपको कंपोनेंट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो देखिए, आपको वेक्टर गिवन था, आपने वेक्टर को पहले रिजॉल्व किया कि वेक्टर इज मेड अप ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। एक्स कंपोनेंट इज फाउंड बाय ए cos थीटा, वाई कंपोनेंट इज फाउंड बाय ए sin थीटा। अब अगर आपको कंपोनेंट्स गिवन है, लेट्स से आपको गिवन है वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और गिवन है वेक्टर का वाई कंपोनेंट, और आपने इसे वेक्टर बनाना और एंगल फाइंड करना है, तो वेक्टर को एज इट इज उसके दूसरे कंपोनेंट में ऐड कर दें। सो हियर इट इज ax, here it is ay, and that will be the resultant, that will be the angle. So very shortly ये resultant किसके इक्वल होगा, या इसको अगर वेक्टर a ही हम रिप्रेजेंट कर दें, तो by using Pythagoras theorem that a square will be equal to ax square plus ay square, and here you can find it under root ax square plus ay square. So if you know the length of the components, you can find the length of vectors. If you know the length of vector, you can find the length of components by using a cos theta, a sin theta. इसी तरह एंगल फाइंड करने के लिए you can use tan theta, क्योंकि आपको कंपोनेंट गिवन और कंपोनेंट परपेंडिकुलर और बेस बना रहे हैं, तो tan theta परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो सिंपली थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ay ओवर ax। सो अब आपने तीन इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है अगले टॉपिक में जाने से पहले। ये चीज जिसे मैंने axi और ayj लिखा है, ये चीज है वेक्टर। ये इक्वेशन जिसे मैंने ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर लिखा है, ये है मैग्नीट्यूड। और ये चीज जिसे मैंने tan इनवर्स ay ओवर ax लिखा है, ये एंगल भी कहलाएगा और यही डायरेक्शन भी कहलाएगा। सो इन्हीं आर्टिकल्स को देखते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखें, अगर वेक्टर्स को ऐड किया जाए तो ऑब्वियसली उनके कंपोनेंट्स को भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन आपने एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि आप वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करेंगे तो वेक्टर ए का एक्स वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट में ऐड होगा, वेक्टर बी का वाई वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट में ऐड होगा। इसकी मैं पहले ही आपको एक मिसाल दे देता हूं कि जैसे वेक्टर ए है आपके पास 4i प्लस 3j और वेक्टर बी है आपके पास 6i प्लस 2j। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट? सिंपली x को x में ऐड करेंगे 10i, y को y में ऐड करेंगे 5j। तो आपने एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हम x कंपोनेंट में x को और y कंपोनेंट में y को ऐड करेंगे। अब इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है आपने। बुक में आपके वेक्टर a और फिर उसमें ऐड किया हुआ वेक्टर b।
अब वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करने से रिजल्टेंट डेवलप होगा। अब रिजल्टेंट के साथ दो लाइन जेन में रखनी है। रिजल्टेंट की एक्स एक्सिस पे लेंथ आर एक्स होगी, रिजल्टेंट कितना ऊंचा बना हुआ है उसकी हाइट आर वाई होगी। अब आपने कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं अलग अलग वेक्टर्स के, जैसे ए के कंपोनेंट्स आपने ए के हेड से, बी के कंपोनेंट बी के हेड से ड्रॉ करने। लेकिन देखें बी की एक्चुअल हाइट इतनी तो नहीं है, बी की हाइट तो उसकी बेस से स्टार्ट हो रही है, तो यहां से आपने एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है। अब वेक्टर्स को गौर से देखना है कि इस वेक्टर ए की ये ए एक्स लेंथ है और ये ए वाई लेंथ है। इस वेक्टर बी की ये बी एक्स लेंथ है, इसी बी एक्स के सामने बी एक्स लिख सकते हैं और इसी ए वाई के सामने ए वाई लिख सकते हैं। अब आपने ये जिस तरह हेडिंग्स गिवन है इतनी हेडिंग्स के अकॉर्डिंगली चलना है। देखें अलोंग एक्स एक्सिस पहले सॉल्व करते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस ये पूरी लेंथ ओ आर इट कैन बी रिटन एज ओ क्यू प्लस क्यू आर, ओ क्यू दिस लेंथ प्लस क्यू आर दिस लेंथ, and this whole addition makes up OR. Now watch, OR is RX, OQ is AX and QR is BX. तो देखें रिजल्टेंट का X बनेगा वेक्टर्स के X को ऐड करने से। along Y एक्सिस आ जाए, R और P टोटल लेंथ अज्यूम करने। R और P can be made by RS plus SP, RS plus SP. So put the values. RP you will assure that it is RY, RS is AY and SP is BY. So वेक्टर का Y कंपोनेंट कैसे बना? Y कंपोनेंट को Y में ऐड करने से। अच्छा अब वेक्टर कैसे लिखते हैं? इसी शेप को रिकॉल कर लें कि वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा। So you can write it like this, RXI plus RYJ. So you can write it like this, RXI plus RYJ. सिर्फ वैल्यूज पुट करनी। RX की वैल्यू AX plus BX, RY की वैल्यू AY plus BY। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? R is equal to under root RX square plus RY square, और what you will do here, RX की वैल्यू AX plus BX और RY की वैल्यू AY plus BY होल स्क्वायर। डायरेक्शन tan थीटा से फाइंड करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY यानी RY over RX. So finally theta will be written as tan inverse AY plus BY AX plus BX. तो इन दी एंड वो चैप्टर में ये कहता है कि अभी तो आपने दो वेक्टर्स को ऐड किया था तो आपके पास AX और BX है। अगर आप तीसरा वेक्टर भी ऐड कर देंगे तो आपके पास AX, BX और CX आ जाएगा। चौथा वेक्टर ऐड कर देंगे DX आ जाएगा। इसी तरह तीसरे वेक्टर के लिए Y AY प्लस BY प्लस CY हो जाएगा और चौथे वेक्टर के लिए AY BY CY DY तक हो जाएगा। तो ये तीन नोटेशंस आपने ध्यान में रखनी है, वेक्टर, मैग्नीट्यूड, एंगल और वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। तकरीबन ये 6 to 7 टाइम्स बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का टॉपिक 2.3 यानी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर स्टडी करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उसके जवाब में एक स्केलर क्वांटिटी आए, जैसे फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है वर्क जो एक स्केलर है, तो ऐसे प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। इसी तरह दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर अगर फिर एक वेक्टर क्वांटिटी आए, जैसे मोमेंट आर्म वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है और जवाब टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसे प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। फॉर्मूला है P इज इक्वल टू MB। अगर आपसे कि पूछे ये कौन सा प्रोडक्ट है, वेक्टर या स्केलर, तो ये ना वेक्टर है ना स्केलर है। ये सिंपल एक स्केलर की मल्टीप्लीकेशन है वेक्टर के साथ। तो क्लियर रहना है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में और प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आज हम पहले लेक्चर में पढ़ेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसे डिफाइन किया जाता है A डॉट B इक्वल्स टू AB कॉज ऑफ थीटा। अब इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन आता है। जैसे आपसे कहा जाए A डॉट B फाइंड करें तो आप A एज इट इज लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, यानी B का कितना हिस्सा है जो A के ऊपर एग्जिस्ट करता है। और प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है,
कि बी से स्ट्रेट लाइन आपने ए पे ड्रॉ कर देनी। अब ये कहलाएगा बी साइन थीटा और ये कहलाएगा बी कॉस थीटा। तो बी की प्रोजेक्शन जो ए के ऊपर बन रही है, यानी वो पार्ट बी का जो ए के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज बी कॉस थीटा। सो यू विल सिंपली राइट दैट ए डॉट बी is equal to A into B cos theta. You can simplify it like that, AB cos theta. इसी तरह A on B, यानी आपको B डॉट A फाइंड करना है, तो B एज इट इज लिखें, देन प्रोजेक्शन ऑफ A on B। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। अब A वेक्टर का कितना पार्ट B पे एग्जिस्ट करता है, तो एज इट इज आपने एक परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना है B पर। ये लाइन कहलाएगी A साइन थीटा, ये लाइन कहलाएगी ए कॉस थीटा। सो बी का वो पार्ट जो ए का वो पार्ट जो बी के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे आप लिखेंगे बी और फिर ए कॉस थीटा। सो बी डॉट ए का आंसर क्या आएगा, बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए दोनों डायग्राम्स में एंगल तो चेंज नहीं किया। लेट्स से अगर एंगल सेम है तो कॉस थीटा की यहां पर और यहां पर वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब है कि A डॉट बी का आंसर इक्वल होगा B डॉट ए के आंसर। लेट्स से अगर आपसे कहा जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A फाइंड करें, तो इसका मतलब है आपको B cos थीटा फाइंड करना पड़ेगा। आपसे कहा जाए प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B फाइंड करें, तो आपको A cos थीटा फाइंड करना पड़ेगा। इसका कॉन्सेप्ट आपके न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल नंबर 11 या 12 के अंदर आप इसको देख सकते हैं कि उसमें एक न्यूमेरिकल दिया कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। तो उसमें आपने A cos थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी। बात हो रही थी A डॉट बी और B डॉट ए की, कि अगर cos की वैल्यू सेम हो तो ए बी और बी ए का आंसर सेम आएगा। तो यहीं से हम शिफ्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट पे। लेकिन इसमें cos थीटा है, तो cos की कुछ वैल्यू ध्यान में रखें। cos 0 डिग्रीज पे आंसर देता है 1, cos 90 डिग्रीज पे आंसर देता है 0। इसका मतलब है cos पैरेलल वेक्टर्स के लिए मैक्सिमम होगा और cos परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए 0 होगा। इसी प्रॉपर्टी से कि ए बी और बी ए का आंसर सेम होता है, तो हम पहला कॉन्सेप्ट देंगे कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, नंबर 1। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखेंगे कि पैरेलल अगर वेक्टर्स हों, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी एग्जैक्ट 0 डिग्रीज पर है, तो यू विल राइट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 मैंने आपको बताया ये 1 होता है, तो आपके पास ए डॉट बी का आंसर आएगा ए बी। इसी में अगर आप एक वेक्टर आई को फिर वेक्टर आई यानी आई डॉट आई, पैरेलल कंडीशन हो गई, तो यूनिट वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर विल बी 1, जे डॉट जे विल बी 1, के डॉट के विल ऑल्सो बी 1। सिमिलरली सेल्फ प्रोडक्ट पे आ जाए कि एक वेक्टर को आप फिर उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ए डॉट ए विल बी ए स्क्वायर। वेक्टर चूंकि सेम है तो एंगल 0 डिग्री कंसीडर होगा और cos 0 1 है, ए डॉट ए विल बी ए स्क्वायर। अब आते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स पर। इसमें यह बात याद रखें कि वेक्टर आई वेक्टर जे के साथ, वेक्टर जे वेक्टर के के साथ और वेक्टर के वेक्टर आई के साथ, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी साइन 90, साइन 90 0, सो इट मीन्स परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 आएगा। इससे भी आपका एक न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, न्यूमेरिकल नंबर 9 सॉल्व होगा आपका इससे, कि उसमें क्या है कि देयर आर 3 वेक्टर्स एंड प्रूव दैट दीज 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपने सिंपल क्या करना है, उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, तीनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लेना, ए डॉट बी, बी डॉट सी, ए डॉट सी। अगर इन तीनों को डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आ जाए तो इट मींस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, आई डॉट जे, मैंने कहा आई और जे परपेंडिकुलर होते हैं, जे डॉट के, जे और के भी परपेंडिकुलर है, के डॉट आई, के और आई भी परपेंडिकुलर है, तो तीनों का जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो इन शॉर्ट परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0, पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम, और अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो तो यहां पर cos 0 की बजाय cos 1 80 डिग्री आएगा और आपके पास a डॉट b का आंसर -ab के इक्वल आ जाएगा। अब बात आती है एंड पे प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स पे। लेट्स आपके पास दो वेक्टर a और b हैं, a के कंपोनेंट्स हैं axi, ayj, azk, b के भी bxi, byz, bzk। नाउ यू हैव टू फाइंड a डॉट b। व्हाट यू हैव टू डू, जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई क्या करते हैं, अब पहले कंपोनेंट को दूसरी ब्रैकेट्स के सारे कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ax इंटू bx।
ax into bx I dot i, I dot i is 1। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट होल्ड करेगा ax by बट i dot j दैट इज 0। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इससे ये चीज साबित हुई कि आप i को सिर्फ i से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, j को सिर्फ j से और k को सिर्फ k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो यू विल गेट दिस रिजल्ट ay by प्लस az bz। सो डॉट प्रोडक्ट में ये आसानी है कि आप सिर्फ i को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मजीद मैं इलस्ट्रेट करता हूं। लेट्स से आपके पास एक वेक्टर है a 2i प्लस 3j, एक वेक्टर है b 4i प्लस 2j। आपसे कहा जाता है a डॉट b फाइंड करना है, तो आप पहले वेक्टर a लिखें, फिर डॉट और फिर वेक्टर b लिखें। वेक्टर a है 2i प्लस 3j, इसी तरह वेक्टर b है 4i प्लस 2j। तो वॉच केयरफुली, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 14 इसका आंसर आ जाएगा। सो i कंपोनेंट को i से और j कंपोनेंट को j से मल्टीप्लाई करना है। एक ये फैक्टर याद रखना है। दूसरा, अगर आपसे ये कहा जाए कि a और b दो वेक्टर्स हैं तो आपने a और b के दरमियान एंगल फाइंड करना है, तो फिर आपने ये साइड यूज करनी है। इस a डॉट b को आप लिख सकते हैं ab cos थीटा, और cos थीटा को आप लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b। डिवाइडेड बाय AB। अब शुरू से आप देखते आ रहे हैं ये a डॉट b और इस AB में फर्क क्या है। याद रखें ये वेक्टर्स हैं, ये मैग्नीट्यूड्स हैं। ये है वेक्टर और ये है उसका मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये है वेक्टर और ये है उसका मैग्नीट्यूड 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो दिस कम्स आउट टू बी 4 प्लस 9 13, दिस कम्स आउट 16 प्लस 4 20। तो देखें आप यहां पर लिखेंगे 20 अंडर रूट, ए का मैग्नीट्यूड 13 है और बी का मैग्नीट्यूड 20। फिर अगली चीज देखें कि जब हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया था तो आंसर क्या था 14 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13 मल्टीप्लाई बाय 20। इस वैल्यू को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू जो भी यहां पर x नंबर आएगा, आप थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x से ये फाइंड कर सकते हैं। आपका न्यूमेरिकल नंबर 7 इसी आइडिया पे सॉल्व होगा। तो इस प्रोसेस को देखते हुए कोशिश करें अपना न्यूमेरिकल नंबर 7 जो है उसे सॉल्व कर सके। आज हम टॉपिक नंबर 2.3 का प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का ये नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। इसको डिफाइन किया जाता है a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और इसके साथ एक नॉर्मल n यूनिट वेक्टर आता है। देखें हमने क्लियर किया था कि a क्रॉस b से जवाब एक वेक्टर आना चाहिए, तो ऑब्वियसली जो भी चीज वेक्टर होगी उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो ये n यूनिट वेक्टर न्यू बनने वाले वेक्टर की डायरेक्शन को मेंशन करता है। इसे नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। इस यूनिट वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर वाले पेज पर भी देख सकते हैं और इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। ये नॉर्मल टू द एरिया इसकी डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन दोनों तरफ हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। अब इस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए राइट हैंड रूल ये यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a और वेक्टर b एट एन एंगल थीटा। अगर आपसे कहा जाए फाइंड a क्रॉस b, ये बिल्कुल ऐसे जैसे ये दो बोर्ड मार्कर्स हैं, तो ये ब्लू a वेक्टर है और रेड b वेक्टर है। अब आप a क्रॉस b करेंगे तो यू विल रोटेट वेक्टर a टुवर्ड्स वेक्टर b। थंब जो है ये इस यूनिट वेक्टर को पॉइंट आउट कर रहा है कि नया वेक्टर किस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे आप, तो a क्रॉस b की ये डायरेक्शन होगी अपवर्ड। सो दिस इज द आंसर ऑफ a क्रॉस b। इसी तरह आपसे कहा जाए b क्रॉस a फाइंड करें, तो b क्रॉस a आंसर से नया वेक्टर बनेगा। सो वेक्टर b को आपने वेक्टर a की तरफ रोटेट करना है, तो थंब इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड। पॉइंटिंग डाउनवर्ड का मतलब ये है कि इस वेक्टर को आप ड्रॉ करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, b क्रॉस a। हमने इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी
कि अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम नहीं है तो वो इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। सो पहला पॉइंट कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये नॉन कम्यूटेटिव होता है। फिर इस तरह देखेंगे आप पूरे वेक्टर A को पूरे वेक्टर B या B के साइन कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां से आप अगर एक डॉटेड डायग्राम देखें तो आप एक पैरेललोग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बुक के इस टॉपिक के लास्ट में लिखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड रिमेंबर A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। बट लुक, अगर इसी वेक्टर को मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज करके उसी वेक्टर के पैरेलल आ जाएगा। पैरेलल भी है, इक्वल भी है, सो वी कैन राइट A क्रॉस B इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A। यानी अगर आप A क्रॉस B मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A के इक्वल आएगा। इसको आगे मैं फर्दर एग्जांपल में इलस्ट्रेट करूंगा। अब इसकी डेफिनेशन को लेकर चलते हैं साइन थीटा से। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, तो पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल होता है 0 डिग्री। A क्रॉस B AB साइन 0 degrees means answer will be equal to 0. So look, I cross I, J cross J and K cross K will be equal to 0. आपको याद हो तो पिछले टॉपिक में यही चीज I डॉट I, J डॉट J और K डॉट A 1 के इक्वल थी, लेकिन यहां पर I इंटू I, J इंटू J और K इंटू K 1 नहीं है, 0 आ रहा है। अब आते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स पर। आपके पास एक वेक्टर A और एक वेक्टर B, दोनों 90 डिग्री पर अलाइंड है। तो A क्रॉस B विल बी इक्वल टू AB साइन 90 डिग्रीज। साइन 90 है 1, सो यू विल गेट द आंसर A क्रॉस B AB into unit vector. It means perpendicular vectors का क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम आंसर देता है, जबकि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आंसर देता है। सो ये भी याद रखना है कि I और J परपेंडिकुलर, J और K परपेंडिकुलर, K और I परपेंडिकुलर। तो अगर हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो व्हाट वुड बी द आंसर? इसके लिए आपने ये ओरिएंटेशन याद रखनी है कि ये आपके पास X और Y प्लेन और ये आपके पास है Z प्लेन, ये तीन वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब आपके पास लिखा है I क्रॉस J, फिर इसी तरह J क्रॉस K, K क्रॉस I, फिर मैंने इसी ऑर्डर को रिवर्स किया, J क्रॉस I, K क्रॉस I, J क्रॉस K। पहले इन तीन आंसर्स को देखते हैं। I क्रॉस J यानी वेक्टर I को वेक्टर J से मल्टीप्लाई करना है, तो I को J से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखिए थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, K डायरेक्शन में। तो यू कैन से दैट I क्रॉस J will lead to answer K. Similarly, again the three vectors. अब देखें, आपने J वेक्टर को K से मल्टीप्लाई करना है, J क्रॉस K। तो अगर आप J वेक्टर को K की तरफ रोटेट करते हैं तो आपका थंब I की तरफ पॉइंटेड है। इट मींस जो आंसर है वो आप I डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। एंड सिमिलरली अब आपने K क्रॉस I करना है, K क्रॉस I। तो K को I की तरफ रोटेट करे, थंब J डायरेक्शन में पॉइंटेड है, तो K क्रॉस I विल गिव यू आंसर J। अब देखें, आपने एक टॉपिक पॉइंट पढ़ा था कि A क्रॉस B विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A। ये A क्रॉस B है, ये B क्रॉस A की शेप में है, तो इसका आंसर आएगा माइनस K। K क्रॉस I का आंसर आएगा माइनस I, K क्रॉस J का आंसर माइनस I और I क्रॉस K का आंसर आएगा माइनस J। अब इस पैटर्न को याद रखने का आसान तरीका, I क्रॉस J इक्वल्स टू K, J क्रॉस K इक्वल्स टू I एंड K क्रॉस I इक्वल्स टू J। आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, सारे आंसर्स पॉजिटिव आएंगे। इसी तरह I क्रॉस K माइनस J, K क्रॉस J माइनस I एंड J क्रॉस I माइनस K, तमाम आंसर्स नेगेटिव आएंगे। तो इस पैटर्न को ध्यान में रखें, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे पॉजिटिव आंसर्स आएंगे, क्लॉकवाइज देंगे तो नेगेटिव आंसर्स आएंगे। और इन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, आपके पास A और B वेक्टर्स के तीन तीन कंपोनेंट्स हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में अब वो आसानी नहीं है कि आप I को I से, J को J से और K को K से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं। देखें, I क्रॉस I 0 है, AX को BX से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 हो जाएगा, I को J से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर K आएगा। तो इसका आसान हल बुक में ये बताया
कि आप डिटर्मिनेंट मेथड यूज करें। उसके लिए आपने प्रोसेस ये करना है कि सबसे पहली रो में आपने तीनों यूनिट वेक्टर्स लिख देना है, आई, जे और के। दूसरी बात, पहले ए लिखा है तो ए के कंपोनेंट्स लिखें, आई के नीचे एक्स कंपोनेंट, जे के नीचे वाई कंपोनेंट, के नीचे जी कंपोनेंट। बाद में बी लिखा है तो आई के नीचे एक्स, फिर वाई और फिर जी कंपोनेंट। अब आपने क्या करना है कि आपने आई सिलेक्ट करना है। आई जिस कॉलम में है उस कॉलम को भी छोड़ दें, आई जिस रो में है उस रो को भी छोड़ दें। आपके पास ये 4 डिजिट्स बच रहे हैं। आपने लेफ्ट साइड से प्रोडक्ट स्टार्ट करना है, ए वाई बी जेड, फिर आपने दरम्यान में माइनस साइन, ए जेड बी वाई। ये आपका आई प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर आपने सिलेक्ट करना है जे। डिटर्मिनेंट में फर्स्ट एलिमेंट होता है पॉजिटिव और सेकंड एलिमेंट होता है नेगेटिव। सो मैंने जे के लिए नेगेटिव साइन यूज किया है। अब जे जिस कॉलम में है, जे जिस रो में है उसे छोड़ दें। आपके पास ये 4 कंपोनेंट्स आ गए। लेफ्ट साइड से ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। इसी तरह अब आप के कंपोनेंट या के यूनिट वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे तो के जिस रो में है और के जिस कॉलम में है, ये छोड़ने पर ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। बुक में आपको यहां पर प्लस साइन मिलेगा, लेकिन बुक में आपको ये ऑर्डर भी चेंज मिलेगा। ये फैक्टर यहां और ये फैक्टर इस जगह पर लिखा होगा जस्ट बाय टेकिंग माइनस कॉमन। सो ये है हमारे पास वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। आज चैप्टर 2 का हम टॉपिक 2.4 टॉर्क पढ़ेंगे। टॉर्क को डिफाइन किया जाता है एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। लाइफ में बहुत से ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पर लीनियर फोर्स काम नहीं कर सकती। जैसे इस स्क्रू को अगर मुझे खोलना है एक स्क्रू ओपनर के साथ, तो मैं इसे पकड़ के राइट साइड को या लेफ्ट साइड को खींचूंगा, यानी पैरेलल टू द स्क्रू और एंटी पैरेलल टू द स्क्रू अगर इसमें फोर्स एक्सर्ट करूंगा तो इसमें किसी किस्म की रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसी स्क्रू पर किसी और डिस्टेंस पर अदर देन द एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई फोर्स अप्लाई करता हूं, लेट्स से मैं इस पॉइंट पर अप्लाई करूं, या फोर्स इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पे फोर्स एक्सर्ट करूंगा, तो इस स्पैनर में रोटेशन प्रोड्यूस हो सकती है। सेकंड एग्जांपल, बॉटल कैप को अगर आप पकड़ के, अगर वो स्क्रू कैप है, आप उसे पकड़ के ऊपर खींचे या नीचे दबाएं तो उसमें किसी किस्म की ओपनिंग सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। आपको उसे पकड़ के एक ट्विस्ट देना पड़ेगा, एक टर्निंग इफेक्ट देना पड़ेगा। इसी तरह गाड़ी का स्टीयरिंग है, आप इसे अंदर की तरफ प्रेस कर दें या बाहर की तरफ खींच लें तो उसे तो गाड़ी रोटेट नहीं होगी, ना टर्न होगी। आपको उस स्टीयरिंग पर एक टर्निंग फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अब टर्निंग फोर्स की खास बात क्या है कि तीनों जगह पर मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं की। तो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए ये चीज लाजिम है कि जहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है आप वहां से किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जाएं और फिर अप्लाई करें फोर्स। अब देखें यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास फोर्स और मोमेंट आर्म, ये डिस्टेंस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का है, इसको हम नाम देंगे मोमेंट आर्म का। लेट्स से अगर इस डिस्टेंस को हम L से और फोर्स को F से डिनोट करें तो टॉर्क विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ का यूनिट मीटर होगा। सो याद रखें कि मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है। अगर मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री नहीं है, लेट्स से ये केस है, तो आपने फोर्स का वो कंपोनेंट यूज करना है जो परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म होगा। यानी अगर फोर्स लग रही है एग्जैक्ट 90 डिग्री पर तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर फोर्स 90 डिग्री पर ना हो, जैसे एक सिचुएशन में आपको दिखाता हूं कि फोर्स इस ओरिएंटेशन में लग रही, तो अब आपने वो इफेक्टिव कंपोनेंट फाइंड करना है जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। उसके लिए क्या काम है, यहां पर एंगल बन रहा है तो आप फोर्स का प्रोजेक्शन ड्रॉ करें। ये है F sin थीटा और ये है F cos थीटा।
अब देखिए खुद फैसला करें कि cos थीटा इसमें रोटेशन प्रोड्यूस कर सकता है या sin थीटा। ऑब्वियसली sin थीटा वो कंपोनेंट है जिससे इस स्पैनर में टर्निंग इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट केस में भी आपकी बुक में दो डायग्राम्स बनी है कि एक रिजिड बॉडी पर फोर्स अप्लाई होती और ये चीज अपेरेंटली दिखाई हुई है कि मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री नहीं है। सो टॉर्क फाइंड करने के लिए आपको क्या तरीकेकार इख्तियार करना पड़ेगा? देखिए फोर्स भी वेक्टर है और मोमेंट आर्म भी वेक्टर है, तो जो भी चीज वेक्टर हो आप उसे कंपोनेंट्स में डिवेल्प कर सकते हैं। अब आप फोर्स को भी कंपोनेंट्स में ड्रॉ कर सकते हैं और मोमेंट आर्म को भी। सो इसमें एक डायग्राम में मैं फोर्स को कंपोनेंट्स में चेंज करूंगा और दूसरी डायग्राम में मोमेंट आर्म को चेंज करूंगा। फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, मोमेंट आर्म वाली लाइन को बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर देना है और आर को कंपोनेंट्स में चेंज करना है तो फोर्स वाली लाइन को सीधा ड्रॉ करना है। अब देखें फोर्स का एंगल यहां पर बन रहा है थीटा, यहां पर मोमेंट आर्म और फोर्स का एंगल थीटा। यहां से आपने प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी, ये लाइन बनेगी एफ साइन थीटा। सेम यही लाइन मैं यहां पर भी ड्रॉ कर सकता हूं एफ साइन थीटा। तो देखें मोमेंट आर्म के साथ फोर्स का वो कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जो एफ साइन थीटा है। So torque will be written as R into F sin of theta। ये तो वो केस है कि जब आप मोमेंट आर्म को फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व करके यूज कर रहे हैं। अब देखें मोमेंट आर्म वेक्टर, अब यहां से प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, ये लाइन कहलाएगी R sin थीटा और ये लाइन होगी R cos थीटा। अब cos थीटा तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के अक्रॉस है, यानी इससे रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। रोटेशन प्रोड्यूस होगी परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। इसी परपेंडिकुलर कंपोनेंट को आप यहां पर भी ड्रॉ कर सकते हैं आर साइन थीटा। सो लुक टॉर्क विल बी रिटन एज एफ इंटू आर साइन थीटा। सो दोनों केसेस में आपके पास टॉर्क की इक्वेशन बनती है आर एफ साइन थीटा टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ sin theta। A B sin theta can be written as A cross B, so RF sin theta can be written as R cross F और यहां पर भी R cross F। और मोमेंट आर्म, अब जैसे देखें कि इस केस में आपके पास ये मोमेंट आर्म वेक्टर है और ये फोर्स वेक्टर है। अब स्पैनर क्लोज हो रहा है। स्पैनर क्लोज होने का मतलब ये है कि आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क है। आपने वेक्टर डायग्राम में अगर देखना हो तो ये मोमेंट आर्म और ये है फोर्स। और देखें याद करें क्रॉस प्रोडक्ट को राइट हैंड रूल से सॉल्व करते हैं तो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ का मतलब है कि आप इस स्पैनर को क्लोज कर रहे हैं। तो अगेन लिसन, आर क्रॉस एफ ये है डायरेक्शन ऑफ आर और डाउनवर्ड है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैंने सिर्फ इतना किया है कि मैंने इनको टेल टू टेल कनेक्ट किया। यही फोर्स अगर मैं डाउनवर्ड की बजाय अपवर्ड अप्लाई करूंगा तो फिर आई एम ओपनिंग द स्क्रू। तो देखें यही मूवमेंट आर्म आर, लेकिन अब फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है टेल टू टेल कनेक्ट करके। तो देखें आर क्रॉस एफ डायरेक्शन इज अपवर्ड। तो देखें दुनिया में जितने बॉटल कैप्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुलते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज नेगेटिव। सो हियर आर क्रॉस एफ, हियर आर क्रॉस एफ, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब कुछ डिफरेंसेस टॉर्क और फोर्स के दरमियान। अगर से टॉर्क के फॉर्मूला में भी फोर्स एग्जिस्ट करती है, लेकिन फर्क क्या है इनमें? टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ आर एफ। आप चैप्टर 5 में एक और इक्वेशन पढ़ेंगे टॉर्क की, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, जबकि फोर्स सिंपल एफ इज इक्वल टू एम ए। इनमें एक बड़ा डिफरेंस ये है कि टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स प्रोड्यूस करती है लीनियर एक्सेलरेशन। टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, फोर्स का यूनिट है सिंपल न्यूटन। टॉर्क की डायमेंशंस ml2t-2, वर्क और एनर्जी की भी सेम यही डायमेंशंस होती, और फोर्स की डायमेंशंस है mlt-2। सो इन शॉर्ट समराइज करें चीजों को तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स विल बी नेम्ड एज टॉर्क। तो व्हेनेवर मोमेंट आर्म
will be multiplied by the perpendicular force or perpendicular component of the force, you can calculate the torque. आपकी बुक में एक एग्जांपल और एक न्यूमेरिकल है टॉर्क से रिलेटेड, और एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक बॉडी के अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या उसमें रोटेशन प्रोड्यूस होगी? द आंसर इज नो. सेंटर ऑफ ग्रेविटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाके फोर्स अप्लाई कर दें, इट विल कॉज रोटेशन. लेकिन अगर एग्जैक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर या वो पॉइंट जहां बॉडी का वेट एक्ट करता है फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी. तो दैट्स ऑल अबाउट टॉर्क. आज हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का टॉपिक 2.5 और 2.6 पढ़ने जा रहे हैं. इसमें टॉपिक 2.5 है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, 2.6 है इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क, और फिर कुछ एसेंशियल पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा स्टेबिलिटी के हवाले से. तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पर आए तो देखिए, अगर किसी भी बॉडी पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाली फोर्सेस इक्वल हों, यानी जितनी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लग रही है उतनी ही नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो वी विल से दैट सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0. इसी तरह वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाली तमाम तर फोर्सेस का सम अगर 0 हो तो वी विल कॉल इट सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलॉन्ग वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू 0. इसी तरह अगर किसी बॉडी पर एग्जैक्ट वाई और एग्जैक्ट एक्स एक्सिस पर फोर्सेस नहीं लगती, जैसे कि आप अपने एक एग्जांपल और न्यूमेरिकल नंबर 15 में भी इस एग्जांपल को यूज कर सकते हैं कि अगर फोर्स किसी एंगल पर इंक्लाइंड है तो भी आपने यही दो रूल्स अप्लाई करने हैं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एंड सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई. कैसे अप्लाई करने हैं कि आपने यहां से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी. लेट्स से अगर फोर्स ऑफ टेंशन है तो ये लाइन कहलाएगी टी साइन थीटा और ये लाइन कहलाएगी टी कॉस थीटा. सिमिलरली इस फोर्स को भी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, टी साइन थीटा और ये लाइन टी कॉस थीटा. सो आपके पास क्लियर है कि कॉस कंपोनेंट्स हैं फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस और साइन कंपोनेंट्स हैं फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस. लेट्स से डाउनवर्ड अगर कोई वेट एक्ट करता है तो आप टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा इन दोनों फोर्सेस को आप कंसीडर करेंगे पॉजिटिव और वेट फोर्स को आप कंसीडर करेंगे नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है. और अगर किसी बॉडी पर मुकम्मल लगने वाली फोर्सेस अलोंग एक्स और अलोंग वाई ये सम 0 हो तो हम इसको सिंपली फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0. इस कंडीशन को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, और इस कंडीशन की एक मेन चीज ये कि बॉडी में जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगी. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कैन बी स्टेटेड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम अगर बॉडी रेस्ट पर है. इट कैन बी स्टेटेड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम अगर बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है, और दोनों केसेस में याद रखें द एक्सेलरेशन विल बी 0. अब आते हैं टॉपिक 2.6 पर, इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स. टॉर्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को कहते हैं. अब डायग्राम 1 आप देखें कि एक सी सॉ पर एक फोर्स लग रही है अलोंग क्लॉकवाइज रोटेशन में, एक फोर्स लग रही है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में. अगर ये दोनों लगने वाली फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और ये दोनों मूवमेंट्स आर्म अपनी लेंथ में इक्वल हैं, तो बॉडी में जितना क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा. सो वी विल से दैट सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू 0. देन द बॉडी विल बी स्टेटेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम आता है अगर बॉडी रेस्ट पर है, डायनामिक आता है अगर बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन परफॉर्म करती है, और अगर टॉर्क 0 हो तो फिर बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो 0 कंसिडर होती. अब एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कपल की कि अक्सर स्टूडेंट्स फोर्सेस को इक्वल और ऑपोजिट देखकर इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन सपोज कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. अगर ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता यहां पर तो आप कह सकते थे द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, लेकिन दोनों फोर्सेस के दरमियान एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. सो दिस रोटेशन या दिस डायग्राम विल कॉज रोटेशन. इस कंडीशन को हम कपल का नाम देते हैं. टू इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी एट टू डिफरेंट पॉइंट्स विद अ लाइन जॉइनिंग देम. टॉर्क ड्यू टू कपल इज नेवर 0, डू रिमेंबर इट. और टॉर्क ड्यू टू कपल फाइंड करना हो तो किसी एक फोर्स को आप पूरे कपल आर्म के साथ, दोनों फोर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे कपल आर्म कहते हैं. चाहे डाउनवर्ड फोर्स को चाहे अपवर्ड फोर्स को पूरे कपल आर्म से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यू कैन फाइंड द टॉर्क ड्यू टू कपल. अब स्टेबिलिटी का तीसरा पैरामीटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड. और किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना हो
तो सिंपल क्या करेंगे, उसको आप किसी भी पॉइंट पर बैलेंस करने की कोशिश करें। वो पॉइंट जहां पर बॉडी ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड की तरफ कोई टर्न प्रोड्यूस नहीं होगा, तो दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक बड़ी पहचान ये भी है कि अगर आप बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो सकती है। लीनियर एक्सेलरेशन विल नॉट बी इक्वल टू 0, बट बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। यानी बॉडी स्ट्रेट लाइन में तो मूव करेगी लेकिन रोटेट नहीं करेगी। फिर किसी भी बॉडी की स्टेबिलिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, उसकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर और उसके बेस एरिया पर। जैसे यहां पे दो ट्राइंगल्स मैंने आपको दिखाए। अब ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेट्स से ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लो होगा और बेस एरिया जितना ज्यादा होगा, बॉडी उतनी ज्यादा स्टेबल कंसीडर होगी। बेस एरिया जितना कम होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना हाई होगा, बॉडी उतनी अनस्टेबल होगी। देखें, अगर ये ट्राइंगल रियल में आपके पास कोई ट्राइंगल और इस पोजीशन में आप उसे खड़ा करना चाहें तो इट विल फॉल सडनली, लेकिन ये एक स्टेबल डायग्राम। इसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, इसमें एक मिसाल है कि जैसे आप बैठे बैठे कुर्सी को पीछे करने की कोशिश करते हैं तो आप किस लिमिट तक उसको पीछे ले जा सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है ये हमेशा बेस एरिया में से पास करती है। लेट्स से आप इस बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो देखें बॉडी टिल्ट होगी बट लाइन ऑफ सेंटर ऑफ वेट या सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल रिमेन स्ट्रेट एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब देखें, पहले ये बिल्कुल बेस के सेंटर से पास कर रही, आपने बॉडी को टिल्ट किया तो ये बिल्कुल कॉर्नर से, और ज्यादा टिल्ट करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस साइड की बजाय इस साइड से पास कर रहा है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस साइड से पास करेगा यही उसके लिए बेस है, और अगर आप इस बॉडी को इस कंडीशन में फ्रीली छोड़ देंगे तो इट विल सडनली फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस एरिया को ही जमीन के साथ आके अटैच करेगा। सो अप टू दिस लिमिट यू कैन बेंड द चेयर बैकवर्ड, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस कर जाएंगे तो यू विल नॉट रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। फिर अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के तीन टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें आप बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर भी दे तो भी बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाए, इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें आप बॉडी को लिटिल डिस्प्लेस करें और बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस ना आए, ओरिजिनल पोजीशन पे, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जिसमें आप बॉडी को मूव करें तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना हाई हो ना लो हो। लेकिन यहाँ आपने आप हाई करने की कोशिश की, वो खुद ब खुद लो की तरफ आ गया। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले ही हाई है, डिस्प्लेस करेंगे वो लो की तरफ चला जाएगा। और एक बॉल हॉरिजॉन्टली एक सरफेस पे रोल कर रही है तो ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होगा ना लो होगा, सो दैट विल बी नेम्ड एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और फाइनली अगर किसी बॉडी पर लगने वाले तमाम तर फोर्सेस जीरो हो तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, टॉर्क जीरो हो तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और अगर ये दोनों चीजें यानी फोर्स प्लस टॉर्क ये दोनों चीजें बॉडी पर जीरो हो तो दैट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड कंप्लीट इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जो कि वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का टॉपिक है स्टूडेंट्स, उसका अंदर जो कॉमन फार्मूलाज यूज होने, ये डिस्टेंस फार्मूला है r2 माइनस r1। फिर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इसमें यूज होगा। एंगल फाइंड करने के लिए tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के लिए सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी 0, और इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स के लिए सम ऑफ ऑल टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, पहले दो फार्मूलाज जो हैं, दो न्यूमेरिकल्स जो हैं, ये सॉल्व होने हैं डिस्टेंस फार्मूला से। उसमें न्यूमेरिकल नंबर 2.1 है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है -2 -3। अब ये जो -2 ये x कंपोनेंट है और ये जो -3 है ये y कंपोनेंट है। इसी तरह ये Q में 3 जो है x कंपोनेंट है और 9 जो है ये y कंपोनेंट। तो लेट्स से हम पॉइंट P को अपना फर्स्ट पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं r1। तो चूंकि x कंपोनेंट है -2 तो इसके साथ i और y के साथ j आ जाएगा, और जैसे साइंस है वैसे स्टूडेंट्स लिख देना -2i -3j। q के कोऑर्डिनेट्स 3 9 है तो आप r2 लिखेंगे 3i प्लस 9j। अब हमें फाइंड करना है जो डिस्टेंस r है, p और q के दरमियान कितना डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो अननोन क्वांटिटी हमारे पास r डिस्टेंस है। फॉर्मूला जिसमें यूज होगा वो डिस्टेंस फार्मूला है r2 माइनस r1, और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर करेंगे। तो स्टूडेंट्स वेरी इजी, सॉल्यूशन पे आपने आना r वेक्टर इक्वल्स टू r2 माइनस r1। तो पहले आपने लिख लिया r2, फिर आपने माइनस साइन डालना, फिर आपने लिखना है r1। अब देखें माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस,
ये माइनस और माइनस बी प्लस सेकंड आपने आई कंपोनेंट में आई को और जे कंपोनेंट में जे को ऐड करना है, ठीक है। जब भी वेक्टर्स ऐड होते हैं तो एक्स कंपोनेंट एक्स में ऐड होता है और वाई कंपोनेंट वाई में। तो 3 + 2 5y, 9 + 3 12j, ये हमारे पास आ गया वेक्टर। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो ये मैग्नीट्यूड का सिंबल डाल के एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, तो आता है √169। द फाइनल आंसर विल बी 13 यूनिट्स। You just have to focus on these two formulas, number 1 and number 2. Similarly, यही जो formulas हैं ये न्यूमेरिकल नंबर 2 में भी यूज होंगे। वो कहता है कि एक इंसेक्ट है, एक छोटा सा कोई हशरातुल अर्ज में से कीड़ा है, वो उसके कोऑर्डिनेट किसी दीवार पर ऐसे हैं कि अगर दीवार का एक कॉर्नर ओरिजिन है तो उसके कोऑर्डिनेट्स 2 और 1 है। इट मीन्स हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर्स हैं, एक तो R1 जो 0i + 0j और एक R2 जो 2i + j, 2i + j हो जाएगा। अब हमने उसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना, तो स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूला R2 - R1। अब R2 - R1 अप्लाई करेंगे तो हम R2 में से R1 को करेंगे माइनस। अब 0 माइनस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो हमारे पास D वेक्टर आ जाएगा 2i + j। इसी D का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √5 आ जाएगा, तो 2.24 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है ये तकरीबन 2.24 मीटर्स के इक्वल आ जाएगा। ये हो गया सेकंड न्यूमेरिकल, अगेन विद डिस्टेंस फार्मूला। थर्ड न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और न्यूमेरिकल है। इसमें डाटा गिवन है कि आपको एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए 4i + 3j, और आपसे कहा गया है इस वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड करें यूनिट वेक्टर। अब सबसे पहले फॉर्मूला देख लें यूनिट वेक्टर का स्टूडेंट्स। वो होता है यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ पर मैं एक पहचान बता दूं आप सबको, जिस भी चीज में i और j आ रहे होंगे ना वो वेक्टर होगा, और जिस भी चीज में सिर्फ एक नंबर एग्जिस्ट करेगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो देखें हमें सिर्फ वेक्टर ए गिवन था, हमने खुद ही उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, √x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, द आंसर इज 5। तो स्टूडेंट्स दिस वन इज अ वेक्टर, दिस वन इज अ मैग्नीट्यूड, and when we'll apply formula that a unit vector is equal to vector over its magnitude, then ऊपर आपने वेक्टर लिख देना एज इट इज और नीचे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। अब एक छोटी सी एक्सटेंशन मैं खुद अपने आप से बता रहा हूँ कि हाउ समवन कैन से दैट इट्स अ यूनिट वेक्टर। तो देखें आप पढ़ते हैं कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर मस्ट बी 1। तो क्यों ना हम इस नंबर का मैग्नीट्यूड लेकर देखते हैं। सबसे पहले इसको यूं लिख लें, 4/5i + 3/5j। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो स्टूडेंट्स उसी तरह x कंपोनेंट स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25, 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा 9/25। द फाइनल आंसर विल बी 25/25। द फाइनल आंसर इज 1। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। तो इन शॉर्ट किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड किया जाए तो वो कौन सा वेक्टर बन जाता है, यूनिट वेक्टर। जैसे अगर हमारे पास एक वेक्टर है i + j, इसे डिवाइड कर दें √2 पर, तो ये एक यूनिट वेक्टर है। क्यों? i + j का मैग्नीट्यूड √2 होता है। इसी तरह अगर हम डिवाइड कर दें i + j + k को √3 पर, तो ये भी एक यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इन वेक्टर्स का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 आएगा जब इसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड न्यूमेरिकल। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स अब करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। इसमें हमें गिवन डाटा है स्टूडेंट्स, दो वेक्टर्स गिवन है R1 और R2। तो 3i + 7j R1 है, 2i + 3j R2 है। हमसे कहा गया कि इनका डिस्टेंस फाइंड करें इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान या इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स के दरमियान कितना फासला है, और इनकी ओरिएंटेशन एंगल जो है वो फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला स्टूडेंट्स पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, R2 - R1। आई एम होपफुल कि अब आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा कि R2 वेक्टर में से माइनस करना है R1 को। तो वी हैव गॉट आंसर -i - 4j। अब हमने R वेक्टर लिख लिया -i - 4j, तो इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स 1 स्क्वायर + 4 स्क्वायर √17, द मैग्नीट्यूड आंसर इज 4.1। तो यहाँ तक तो एक जो है वो सोल्यूशन हो गया। अब ओरिएंटेशन फाइंड करना, तो स्टूडेंट्स x और y के साइंस देखें, दोनों नेगेटिव हैं। x और y दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट थीटा की इक्वेशन होती है 180 + 5। हमें एक्चुअल में पॉजिटिव x एक्स के साथ एंगल थीटा फाइंड करना होता है। तो स्टूडेंट्स ये सारा एंगल 180 और उसमें ये फाई एंगल जो है वो हम ऐड कर देंगे।
अब 5 फाइंड करना है तो tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, 4 है y कंपोनेंट और 1 है x कंपोनेंट। रिमेंबर यहाँ पे आपने स्टूडेंट साइंस नहीं लिखना है, सिर्फ आपने डिजिट्स पिक करने हैं। तो जब आप tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट परफॉर्म करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 39 डिग्री। सो थीटा फाइंड करने के लिए हम 180 में 39 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो स्टूडेंट्स 219 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये फोर्थ न्यूमेरिकल हो गया। इसी तरह फिफ्थ पे आ जाए तो फिफ्थ की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स के, इफ अ वेक्टर b इज एडेड टू वेक्टर a द आंसर इज 6i plus j। इफ वेक्टर b इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम a द आंसर इज -4i plus 7, देन व्हाट इज वेक्टर a? वेरी सिंपल, आपने a plus b में a minus b को ऐड कर देना, सम कर देना है a plus b में किसको, a minus b को, a plus b a minus b दोनों को ऐड किया तो देखें प्लस b ने कैंसिल हो जाना माइनस b से, a plus a 2a, 6 minus 4 2i, 1 plus 7 8। अब देखें इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आया तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल। तो वेक्टर a will be equal to I plus 4j and when we'll take the magnitude 1 square plus 4 square answer will be 4.1। तो ये हो गया स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 2.5। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.6 एंड ऑनवर्ड। स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। तो इसमें आपको दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर a एंड वेक्टर b। अब वेक्टर a और b गिवन है और आपसे कहा है दो वेक्टर्स फाइंड करें, वेक्टर c विच इज a plus b एंड वेक्टर d विच इज 3a minus 2b। तो हम दोनों का सॉल्यूशंस यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो वेक्टर c क्या है, a plus b। वेरी सिंपली आपने वेक्टर a में वेक्टर b को करना है ऐड, i में i को, j में j को, तो वी गॉट आंसर 5i minus j। अब यहीं पे जरा कंपोनेंट्स देख लें स्टूडेंट्स, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। ऐसा किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए स्टूडेंट्स थीटा फाइंड करने की इक्वेशन क्या होती है, 360 डिग्री माइनस 5। ये जो एंगल्स हैं स्टूडेंट्स, ये वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ। थीटा इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5 in second quadrant, theta is equal to 180 plus 5 in third quadrant and theta is equal to 360 degree minus 5 in fourth quadrant। So now we have fourth quadrant, x positive y negative। उससे पहले magnitude of c find करने तो अंडर रूट x component square plus y square answer is 5.1। Remember this answer is always positive, it's a magnitude। theta is equal to 360 minus 5। तो स्टूडेंट्स phi कैसे फाइंड करना है, सिमिलरली tan इनवर्स लिखना है, y कंपोनेंट है 1 और x कंपोनेंट है 5, 1 over 5 का tan इनवर्स लेंगे। इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का तरीका स्टूडेंट्स ये है कि सबसे पहले आप कैलकुलेटर पे 1 over 5 निकालें, फिर उसका tan इनवर्स लें। आंसर इज अप्रॉक्सीमेटली 11.2 डिग्रीज। सो थीटा फाइंड करना है तो 360 में से स्टूडेंट्स 11.2 डिग्री को माइनस कर दें, अप्रॉक्सीमेटली 349 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास c सॉल्व हो गया। अब d देखें उसी तरह, उसने कहा 3a minus 2b। वेरी सिंपली 3 से a को और 2 से b को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आएगा 6i, 3 2 6, 3 3 9, इसी तरह 2 3 6, 2 4 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 6 में से 6 माइनस करें तो 0, 9 में 8 ऐड करें तो 17। अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स वेक्टर बन रहा है उसका x कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ y कंपोनेंट है। इसका मतलब है कि ऐसा वेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ किस एक्सिस के अलॉन्ग है, y एक्सिस के अलॉन्ग। अब y एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसका x एक्सिस के साथ एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। तो अब ये 90 कैसे आएगा, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिए, वही x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, आंसर 17 आ गया। दैट्स ऑल राइट स्टूडेंट्स। tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, y x किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करें आंसर आता है इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री, और कैसे होता है वो भी सोल्यूशन हिट दे देता हूँ। sin 90 क्या होता है स्टूडेंट्स 1 और cos 90 क्या होता है 0। अगर हम sin को cos पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा tan 90, 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी, तो tan 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर हम tan को दूसरी तरफ ले जाए, tan इनवर्स इन्फिनिटी कर दे, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 90 डिग्रीज। तो इसका सेकंड पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर आकर आपको थोड़ा सा एंगल में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इट्स क्वाइट इजी कि वेक्टर देन मैग्नीट्यूड एंड देन ओरिएंटेशन, ये तीन चीज़ें जो हमने वो फाइंड करनी है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की। ये डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2.7। 2.7 न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स आपको दो वेक्टर्स गिवन है। सबसे पहले ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम्स। दो वेक्टर्स गिवन है a एंड b। वेक्टर a 5i plus j है, वेक्टर b 2i plus 4j है। कहा गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब स्टूडेंट्स एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स के लिए हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ से a b को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें,
ये डिवीजन हुई, और कॉज को भी दूसरी तरफ लाके कर दें कॉज इनवर्स, तो हम थीटा फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉज इनवर्स ऑफ ए डॉट बी ओवर ए बी। अब ए डॉट बी और ए बी में फ़र्क क्या है स्टूडेंट्स? ये वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, ये मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट है। ये किसका प्रोडक्ट है? वेक्टर्स का। ये किसका प्रोडक्ट है? मैग्नीट्यूड्स का। तो चूंकि मैग्नीट्यूड का भी प्रोडक्ट लेना पड़ना है तो वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड फाइंड करें, वेक्टर बी का भी। किस तरह? सेम एज एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड आ गए। अब यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो डॉट प्रोडक्ट लेना है यहाँ पर। नीचे मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट था तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। तो ये फर्क समझ आ गया आपको? ये डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, और ये सिंपल प्रोडक्ट है, अ नंबर विद एन अनदर नंबर। तो कॉज इनवर्स लिखा। अब डॉट प्रोडक्ट में भला क्या करते हैं? आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से। तो 5 2s are 10 प्लस 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 1 इंटू 4 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 26 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 10 प्लस 4 14। इस सारे फैक्टर को स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 0.614। इस नंबर का आप कैलकुलेटर पर ही कॉज इनवर्स फाइंड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 52 डिग्री जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दो वेक्टर्स गिवन हो और उनके दरमियान एंगल फाइंड करना हो स्टूडेंट्स, तो बेस्ट वे इज टू टेक अ डॉट प्रोडक्ट एंड यूज द फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ए डॉट बी ओवर ए बी। जो 2.8 है ये भी डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 में एक फॉर्मूला होता है वर्क का, दैट इज एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इस न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स हमें एक वेक्टर गिवन है फोर्स का और दो पोजीशन वेक्टर्स गिवन है r1 एंड r2। वो पॉइंट्स की शक्ल में गिवन है, यानी इस तरह गिवन है 2 and -1 और यहाँ पे गिवन है 6 and 4, जिन्हें आप पोजीशन वेक्टर्स की शक्ल में लिख सकते हैं। r1 is 2i minus j, r2 is 6i plus 4j। इन दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है d, वही सेम फॉर्मूला r2 minus r1 अप्लाई करते हैं, d का आंसर आता है 4i plus 5j। यहाँ तक मैं ज़्यादा एलेबोरेट इसलिए नहीं कर रहा कि आप बार बार पिछले न्यूमेरिकल्स में भी ये फॉर्मूला देख चुके हैं। अब फॉर्मूला हमारे पास एफ डॉट डी, तो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव एफ एंड नाउ वी हैव डी। डॉट प्रोडक्ट लेना दोनों का, तो दोनों वेक्टर्स को लिख के दरम्यान में डॉट अप्लाई कर दें। 3 4s are 12, 2 5s are 10, 12 plus 10 आंसर 22। तो दैट्स सिंपली द आंसर। वर्क इज इक्वल टू 22 joules। तो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला एंड द बेसिक रूल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के बेसिक रूल्स जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। अगले दो न्यूमेरिकल्स भी जो है वो डॉट प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 2.9। इसमें हमें 3 वेक्टर्स गिवन है। आपको स्टेटमेंट में 3 वेक्टर्स मिलेंगे और कहा जाएगा कि शो दैट द 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स आप इनको डॉट प्रोडक्ट से भी परपेंडिकुलर साबित कर सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट से भी साबित कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले आपने इन तीनों को 3 नाम देने हैं, वेक्टर ए बी एंड सी। और जब शो करना है कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट से कैसे शो कर सकते हैं? आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल हो 90 डिग्री, cos 90, ठीक है, तो cos 90 स्टूडेंट्स क्या होता है? 0। इसका मतलब है कि उन वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हम इन तीनों वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेकर देखेंगे क्या है, 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो फिर इसका मतलब है कि ये तीनों वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट में आपने वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है बी के साथ। स्टूडेंट्स अगर आपके पास आंसर में वेक्टर सी आ गया तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए बी और सी तीनों म्यूचुअली कैसे हैं? परपेंडिकुलर, यानी ये वेक्टर ए, ठीक है, इसी तरह ये आपके पास आ जाएगा वेक्टर बी। तो आप वेक्टर ए क्रॉस बी करेंगे तो लेट्स से ये आपके पास आंसर आता है सी। तो वेक्टर सी जो है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जो प्लेन क्रिएट कर रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले करते हैं ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 1 1। तो 2 + 1 3 -3, 3 - 3 आंसर इज 0। Hence proved that A and B are mutually perpendicular. B dot C करके देखते हैं। 2 4s are 8, -3 and -5. 8 minus 8, again the answer is 0. C dot A करके देखते हैं। 4 1s are 4, +1 -5, ठीक है। तो 4 + 1 5 -5 आंसर लीड्स टू 0।
चूंकि तीनों का डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट 0 हो गया है, इसका मतलब है ये तीनों वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इसे क्रॉस प्रोडक्ट से भी साबित कर सकते हैं कि अगर a क्रॉस b का जवाब c के इक्वल आ जाए तो इट मीन्स ये तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए हमने a क्रॉस b के लिए डिटर्मिनेंट मेथड लिया। सबसे पहले i सिलेक्ट करते हैं, i वाला कॉलम और i वाली रो छोड़ देते हैं। 1 इंटू 1 1, फिर -3, ठीक है। ये कॉलम छोड़ना है, ये रो छोड़नी है, तो ये 4 डिजिट्स बनेंगे। लेफ्ट डिजिट्स का प्रोडक्ट माइनस राइट डिजिट्स का प्रोडक्ट। अच्छा, फिर उसके बाद आपने साइन डालना है माइनस का, जे के साथ साइन रखते हैं माइनस। अच्छा, यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, जे वाला कॉलम और जे वाली रो छोड़ देंगे। 1 इंटू 1 1, माइनस 2 इंटू 1 2। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आएगा प्लस के, जो के एलिमेंट है वो पॉजिटिव होता है, तो -3 -2 ये प्रोडक्ट आ जाएगा, -3 -2। अब देखें a क्रॉस b का आंसर क्या बनता है। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4i, ये आ जाएगा आपके पास +j, और स्टूडेंट्स ये आएगा आपके पास -5k। 4i + j -5k, हेंस द आंसर इज इक्वल टू वेक्टर c। सो हमने इसे डॉट प्रोडक्ट से भी परपेंडिकुलर प्रूव किया है और हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट से भी परपेंडिकुलर प्रूफ कर सकते हैं। इसमें से जो मेथड आपको इजी लगे आप वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर 10। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम्स में आ भी चुका है। मज़े की बात यह है कि जब मैंने FSC के पेपर्स दिए थे, ये तब भी फर्स्ट ईयर के पेपर्स में आया हुआ था, तो इसलिए मुझे ये बड़ा याद है न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है आपको, और आपसे कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ये आप डॉट प्रोडक्ट के स्टार्ट में फाइंड कर सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो होता ये है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब होता है आपने फाइंड करना है a cos थीटा, यानी x कंपोनेंट ऑफ a, और प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a का मतलब होता है आपने फाइंड करना होता है b cos थीटा, यानी x कंपोनेंट ऑफ b। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड x कंपोनेंट, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b। अब ये कैसे याद रखना कि a cos थीटा और b cos थीटा, अगर पहले a है ऑन से पहले a तो फिर a cos थीटा, ऑन से पहले b है तो b cos थीटा। अब इसमें वेक्टर तो गिवन है, हम मैग्नीट्यूड्स भी फाइंड कर लेते हैं। a का मैग्नीट्यूड आता है √14, b का मैग्नीट्यूड आता है √25 = 5। तो स्टूडेंट्स क्या करना है आपने सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट की कंप्लीट इक्वेशन लिख देनी, और इसमें से a cos थीटा को आपने एक जगह पे रहने देना, रह गया, b को इधर डिवाइड कर देना, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई a.b/b। ऊपर स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर्स का, और नीचे b एज अ मैग्नीट्यूड आएगा। अब a और b लिखा, नीचे b की वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकली है 5, तो 1 × 3 3, -2 × 0 0, 3 × -4 -12 डिवाइडेड बाय 5। व्हाट वी गॉट, 3 - 12 -9 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास स्टूडेंट्स a cos थीटा का आंसर क्या आ गया, -9/5। इसी तरह मैं आपको एक्सटेंशन खुद बता रहा हूँ कि अगर आपसे b cos थीटा कहा जाए तो b cos थीटा का मतलब होगा a.b/a, यानी फिर b cos थीटा एक तरफ रहने देंगे और हम a दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे। तो a.b का आंसर अभी हमारे सामने क्या है, -9, डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a से, जो क्या आ रहा है √40। तो ये आंसर है a cos थीटा का, ये आंसर है b cos थीटा का, इन केस अगर कोई MCQ टाइप क्वेश्चन आता है। इसी तरह मैं एक और एक्सटेंशन इसमें बता दूं कि MCQs आ रहते हैं कि a.b इज इक्वल टू ab cos थीटा। अब देखें, मैं लिख रहा हूं a cos थीटा, a.b/b, हमने b को दूसरे डिवाइड करना है। अब देखें, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ये क्या बनता है, यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, हम a cos थीटा को a वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हम b cos थीटा को क्या लिख पाएंगे, हम उसे लिख सकेंगे b वेक्टर इंटू a यूनिट वेक्टर। तो ये जो टर्म्स हैं ये अक्सर MCQs में पूछी जा सकती। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 11 है अब हमारे पास। इसमें आपसे कहा गया है कि अ वेक्टर a, b एंड c आर 4 यूनिट्स नॉर्थ, 3 यूनिट्स वेस्ट एंड 8 यूनिट्स ईस्ट रिस्पेक्टिवली। तो मैंने डायग्राम बनाकर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डायग्राम बनाकर नॉर्थ पे a, वेस्ट पे b और ईस्ट पे c जो है वो प्लेस कर दिए।
आपसे तीन चीज़ें डिमांड की गई हैं स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी फाइंड करें, ए क्रॉस सी फाइंड करें, देन बी क्रॉस सी फाइंड करें। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी करते हैं। ए क्रॉस बी के लिए आपको ए को बी की तरफ रोटेट करना पड़ेगा। तो ए को बी की तरफ रोटेट करते हैं तो थंब किस तरफ आ रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन अपवर्ड जेन में रखनी है। अब ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को शो करता है। स्टूडेंट्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4 है, बी का 3 है। ए और बी के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 4 3 12 साइन 91 और एन यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन है जो अभी आपके सामने क्या आई है? अपवर्ड। तो वेरी सिंपली 12 यूनिट्स अपवर्ड ये डायरेक्शन आ जाएगी और आंसर आ जाएगा ए क्रॉस बी का। फिर स्टूडेंट्स ए क्रॉस सी है। ए क्रॉस सी के लिए आपको ए को रोटेट करना है सी की तरफ। तो ए को रोटेट कर दें सी की तरफ तो थंब डाउनवर्ड जा रहा है। तो ए सी साइन 90, क्योंकि ए और सी के दरमियान भी एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्रीज का। तो लेट्स वॉच। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4, सी का 8 8 4 32 साइन 91 और यहाँ पर जो डायरेक्शन आ रही है वो डाउनवर्ड, तो आप लिखेंगे 32 यूनिट्स डाउनवर्ड। डन। और फाइनली आपसे क्या फाइंड बी क्रॉस सी। अब वेक्टर बी और वेक्टर सी इनके दरमियान देखें स्टूडेंट्स टोटल एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो बी और सी यानी आप 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर भी दें तो साइन 180 का आंसर होता है 0। साथ एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए तो सिंपली इसका आंसर एक नल वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया न्यूमेरिकल नंबर 11। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12। इसमें हमें जो डाटा गिवन है स्टूडेंट्स वो एक तो मोमेंट आर्म गिवन है आर जो कि मेजर किया जाएगा मीटर्स में, और एक फोर्स गिवन है हमें जो मेजर की जाएगी न्यूटन्स में, और हमसे डिमांड की गई है कि हम फाइंड करें टॉर्क। तो पहले आपने इस न्यूमेरिकल की पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर इसमें जो क्वांटिटी मीटर्स में गिवन है स्टूडेंट्स वो पोजीशन मोमेंट आर्म है, जो क्वांटिटी न्यूटन्स में गिवन है वो फोर्स है। अब टॉर्क की इक्वेशन होती है आर क्रॉस एफ, तो हम सोल्यूशन में आर क्रॉस एफ यानी डिटर्मिनेंट मेथड अप्लाई करते हैं। आप सबसे पहले स्टूडेंट इसके आंसर के लिए ये स्ट्रक्चर बना के रखना है कि आई से स्टार्ट लेना है, फिर माइनस जे और फिर प्लस के। अब देखें आई से स्टार्ट लिया तो आई वाला कॉलम और आई वाली रो छोड़ दें। 5 3 15 फिर माइनस 1 इंटू 1 1। ऑलराइट। फिर इसके बाद आपने आ जाना जे पर। जे वाला कॉलम और जे वाली रो छोड़ देंगे। 5 7 35 माइनस 3 इंटू 1 -3। डन। इसके बाद के वाला कॉलम और रो छोड़ देंगे। 7 1 7 -3 इंटू 3 -9। तो फाइनली स्टूडेंट्स क्या आंसर आता है आपके पास? टॉर्क इज इक्वल टू 15 - 1 14i, 35 + 3 38 तो -38j, और 7 + 9 16 + 16k। ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे मैं कॉमन सी मिस्टेक हाईलाइट करने लगा हूँ कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लिख देते हैं आर क्रॉस एफ, लेकिन वो एक सिचुएशन ये क्रिएट कर देते हैं कि ऊपर लिख देते हैं एफ के कंपोनेंट्स और नीचे लिख देते हैं आर के कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स आप आर क्रॉस एफ फाइंड करेंगे तो याद रखें ऊपर आर रखेंगे और थर्ड रो में आप एफ रखेंगे। अब अगर आप ये गलती कर बैठे कि आप एफ को आर की जगह पे आर को एफ की जगह पे लिखें तो क्या होगा स्टूडेंट्स? आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -14i + 38j -16k। यानी आंसर के डिजिट सेम होंगे लेकिन आंसर्स के जो साइंस हैं वो क्या हो जाएंगे? वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि इनकी ओरिएंटेशन जो वो चेंज नहीं करनी। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 13। इट्स अ क्वाइट डिटेल न्यूमेरिकल। इसमें स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले एक फोर्स गिवन है I - 2j, फिर एक पोजीशन वेक्टर गिवन है या मोमेंट आर्म गिवन है -j + k। इसका फर्स्ट पार्ट है कि हमने इस दो डाटास को यूज़ करते हुए टॉर्क फाइंड करना। फिर हमें एक और पोजीशन वेक्टर गिवन है I + k और कहा है कि हमें इस पोजीशन वेक्टर के अक्रॉस भी जो टॉर्क है वो फाइंड करना है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? टॉर्क 1 फाइंड करेंगे हम बाय यूजिंग R क्रॉस F। फिर हम फाइंड करेंगे R2 - R1। जब हम ये सेकंड टॉर्क फाइंड करेंगे तो उससे पहले हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है।
जो हमारे पास फर्स्ट आर था उसको हम कह देंगे R2 और जो न्यू 1 है उसको हम कहेंगे R1 और फिर इन दोनों का फाइंड करेंगे डिस्टेंस। जो डिस्टेंस आएगा स्टूडेंट्स R, उस R से फिर हम उसी फोर्स को करेंगे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें इन दो क्वांटिटीज को यूज करना है R क्रॉस F, इसे 1 कह लें लेट्स से। अब देखें I, J और K, I माइनस J और K से एक्सपेंड करना है इसको, तो I से एक्सपेंड करते हैं तो 0 माइनस 2, J से एक्सपेंड करते हैं तो J कॉलम और J रो छोड़ देते हैं 0 माइनस 1, K से एक्सपेंड करते हैं तो K कॉलम K रो छोड़ देते हैं -2 इंटू 0 0 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट टॉर्क है उसका आंसर क्या आ गया 2I प्लस J प्लस K, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट आंसर। अब गौर से सुनना है स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। स्टूडेंट्स जो आपको पहला R दिया गया था आपने उसको कहना है R2, जो सेकंड R दिया गया है वो है R1। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस फाइंड करना है, यानी R2 माइनस R1। तो R2 में से R1 को जब आपने किया माइनस तो हमारे पास R का आंसर है -I माइनस J। अब इस R के साथ स्टूडेंट्स इसी फोर्स का आपने प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखें I से एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे R के कंपोनेंट्स आ गए -1 0 और F के वही कंपोनेंट्स है 1 2 1 2। अब देखें हम I से जब I कॉलम और I रो छोड़ते हैं तो 1 0 0 2 0 0 I कंपोनेंट 0 हो जाता है। हम J से एक्सपेंड करते हैं तो J कॉलम और J रो -1 इंटू 0 0 1 इंटू 0, ये भी 0 हो गया। K से एक्सपेंड करते हैं तो K कॉलम और K रो छोड़ देते हैं, -2 1 2 फिर माइनस और फिर -1। तो सेकेंड टॉर्क जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ओनली 3K के इक्वल। तो ये जो सेकेंड टॉर्क है स्टूडेंट्स इसका आंसर ओनली अलोंग Z एक्सिस है, और ये जो टॉर्क है ये एग्जिस्ट कर रहा है I, J और K तीनों यानी स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ ये एक ट्रिकी पॉइंट है स्टूडेंट्स कि आपने याद रखना है जो फर्स्ट R था उसे R2 लिखना है, जो सेकंड दूसरा पोजीशन वेक्टर दिया उसे R1 करना है, फिर आपने फाइंड करना है R2 माइनस R1। उसका जो आंसर आएगा उसको आपने F के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो इसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 14 पर। जी तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 14 हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है, इट सेज के द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 6√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। अब जब वर्ड रिस्पेक्टिवली है तो मींस डॉट प्रोडक्ट का वर्ड पहले लिखा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट का डिजिट बाद में लिखा हुआ है। इट सेज फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B। अब सोल्यूशन ये होता है कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स के, हम जानते हैं कि A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा के, और A डॉट B बराबर होता है AB कॉस थीटा के। तो इसी को नेक्स्ट पेयर में हम यूं लिख देते हैं कि AB साइन थीटा की वैल्यू 6 है और AB कॉस थीटा की वैल्यू 6√3 है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 स्टूडेंट्स इन दोनों को आपने आपस में कर देना है डिवाइड। AB से AB हो जाएगा कैंसिल, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा, 6 से 6 कैंसिल होगा तो 1/√3 आएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 और थीटा किसके इक्वल आ गया 30 डिग्रीज के। अब यहाँ पर कुछ फर्दर एक्सटेंशंस के देखें, एक्चुअल में आपके पास अगर प्रोडक्ट्स गिवन हैं तो थीटा फाइंड करने का एक शॉर्टकट हमारे पास आ जाता है tan इनवर्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डॉट प्रोडक्ट। अब देखें tan इनवर्स क्रॉस प्रोडक्ट था 6√3, आंसर कितना आया 30 डिग्री। यूं भी हो सकता है कि tan इनवर्स जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हो 6√3, डॉट प्रोडक्ट 6 हो, इसे सॉल्व करेंगे जवाब आएगा 60 डिग्री। ये भी हो सकता है कि tan इनवर्स दोनों मैग्नीट्यूड सेम हो, तो tan इनवर्स क्या बनेगा, tan इनवर्स 1 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये कितना आंसर आएगा 45 डिग्री। तो याद रखें इसका शॉर्टकट इसी में से निकलता है tan इनवर्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डॉट प्रोडक्ट। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्रॉस डिवाइडेड बाय डॉट। तो दैट कैन बी द शॉर्टकट, बट शॉर्टकट सिर्फ एमसीक्यूज के लिए होता है, ये बात याद रखनी। बाकी आपने इसको एज अ कंप्लीट ही सॉल्व करना। तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 15 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.15।
अब जो इससे ऑनवर्ड स्टूडेंट न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं ये सारे इक्विलिब्रियम फोर्सेस और इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क से रिलेटेड है। अब न्यूमेरिकल है कि एक वायर है, उसके ऊपर हम एक लोड हैंग करते हैं 10 न्यूटन का, तो उस वायर का अपनी ओरिजिनल पोजीशन के साथ दोनों तरफ एंगल बनता है 15 डिग्री। तो उस वायर में कितनी टेंशन प्रोड्यूस होगी, ये टेंशन आपने फाइंड करनी है। इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा सम ऑफ ऑल फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कंडीशन ऑफ फर्स्ट इक्विलिब्रियम या फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यूज होगा। अब इसके सोल्यूशन में सबसे पहले स्टूडेंट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डायग्रामेटिक व्यू देता हूँ कि लेट्स से आपके पास एक वायर है, जैसे कपड़े टांगने वाली वायर होती। अब इस वक्त ये बिल्कुल स्ट्रेट है। जब हम इसके साथ स्टूडेंट एक वेट हैंग करेंगे तो ऑब्वियसली ये वायर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के साथ किसी ना किसी एंगल पर इंक्लाइंड हो जाएगी और यहां पर वो एंगल बनता है 15 डिग्री, ठीक। और यहां पे आ जाएगा वेट W। अब स्टूडेंट स्ट्रिंग में क्रिएट हो रही है टेंशन, इस साइड पे भी टेंशन क्रिएट हो रही है। अब एक पते की बात यह है स्टूडेंट्स कि अगर θ1 इक्वल है θ2 के, दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो याद रखें जो टेंशंस हैं वो भी बराबर होंगी। दूसरा केस आपने ये याद रखना है कि अगर θ1 ग्रेटर है θ2 से तो टेंशन 1 भी ग्रेटर होगी टेंशन 2 से। ये चीज़ आप अपनी एग्जाम्पल नंबर 2.7 में देख सकते हैं। डन। तो अभी फिलहाल चूंकि दोनों तरफ टेंशन सेम है तो हम किसी एक टी की वैल्यू फाइंड कर लें तो हम टोटल टेंशन जो है फाइंड कर लेंगे। अब इसको स्टूडेंट्स हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। तो हाउ टू डू इट, आपने स्टेप बाय स्टेप करना ये है कि नंबर 1 पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी। स्टूडेंट्स ये जो डॉट है, ये डॉट आपने यहाँ पे क्रिएट कर लेना। इस डॉट से तीनों फोर्सेस इमर्ज हो रही हैं, टी, फिर ये वाला टी, दो टेंशन, और ये वेट W। इज दैट क्लियर? हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी, डॉट, यूं समझ लें कि आपने इस पॉइंट से एक लाइन गुजार दी। अब 3 लाइंस हैं, देखें यहां पर एंगल 15 है तो ये एंगल भी 15 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो फ्रॉम हेयर 15 डिग्री, फ्रॉम हेयर 15 डिग्री। डन। अब साफ वाजे है स्टूडेंट्स के हमारे पास जो वेट है वो तो एग्जैक्ट वाई डायरेक्शन में है, लेकिन जो टेंशन है वो एग्जैक्ट वाई और एग्जैक्ट एक्स डायरेक्शन में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हें कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो हाउ वी विल डू इट, आपने एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देनी है इस पॉइंट से। तो स्टूडेंट्स ये वाई कंपोनेंट है, ये बनेगा t साइन 15 डिग्री, ठीक है। और ये x कंपोनेंट है, ये बनेगा t cos 15 डिग्री। सिमिलरली इधर से भी एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दें, t साइन 15 डिग्री, और ये जो x कंपोनेंट है ये हो जाएगा t cos 15 डिग्री। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने से क्या हुआ कि स्टूडेंट्स हमें एक सिचुएशन मिल गई, ये हमें t साइन 15, t साइन 15, और ये मिल गया वेट, ये मिल गया t cos 15, और ये भी मिल गया t cos 15। अब हमारे लिए जो सम रूल है, जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, वो अप्लाई करना आसान है। नंबर 1 वी विल सी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग x एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जो फोर्स पॉजिटिव x डायरेक्शन में स्टूडेंट इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, जो नेगेटिव x डायरेक्शन में है इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। अब चूंकि दोनों ही बराबर फोर्सेस हैं तो आंसर शुड बी इक्वल टू 0, और आंसर इक्वल टू 0 आ भी रहा है। इसका मतलब है कि जो सिचुएशन है, ये जो वायर है वो x एक्सिस के अलोंग बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है, कोई भी फोर्स अलोंग x एक्सिस एक्ट नहीं कर रही। दूसरी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखें y पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जो फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस हैं, दोनों पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है। तो वी विल राइट t साइन 15 प्लस t साइन 15, ये दोनों पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होगी, वेट नेगेटिव एक्सिस की तरफ है तो माइनस W, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल y डायरेक्टेड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। नाउ द फाइनल सिचुएशन इज 2t sin 15 is equal to W, and t is equal to weight over 2 times of sin 15 degree. तो स्टूडेंट्स व्हेन यू विल पुट द वैल्यूज 10 डिवाइडेड बाय 2 sin 15 डिग्री कैलकुलेटर पे यूज करेंगे इसको, तो 19.3 न्यूटन जो है वो आपके पास आंसर आएगा। यानी इस साइड पे भी टेंशन 19.3 न्यूटन है और इस साइड पे भी टेंशन 19.3 न्यूटन है। तो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड में आ भी चुका है, इसका सोल्यूशन गौर से सुनना समझना है। खासकर ये वेक्टर रेजोल्यूशन जो है ये आपको ज़्यादा
प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 16 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 16 जो है वो करने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी डिटेल्ड न्यूमेरिकल, लेकिन हर डिटेल्ड चीज़ की स्टूडेंट एक शॉर्टकट फिलॉसफी होती। इसकी शॉर्टकट फिलॉसफी है कि हमें दो इक्विलिब्रियम्स अप्लाई करने हैं। सम ऑफ ऑल फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। वो कहता है कि एक ब्रिज है जिसकी कुल लंबाई तकरीबन 21 मीटर है, लेकिन क्या है कि उसकी जो सपोर्ट्स हैं ब्रिज की वो दोनों तरफ से हाफ मीटर की हैं। यानी जहां पर ब्रिज को सपोर्ट मिल रही है उससे लेफ्ट और राइट साइड पे आधा मीटर जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो अब यूं समझ लें कि इन दोनों सपोर्ट्स के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा, 20 मीटर्स। रीजन, लेफ्ट साइड पे भी हाफ मीटर, राइट साइड पे भी हाफ मीटर, तो समझ लें कि ये डिस्टेंसेस तो हमारी कैलकुलेशन में से वैसे ही निकल गए। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इस पूरे ब्रिज का जो वेट है वो 8000 न्यूटन है। तो वेट ऑफ द ब्रिज WB 8000 न्यूटन, और याद रहे कि वेट हमेशा मिड में एक्ट करता है। डन। लेंथ ऑफ ब्रिज भी यहाँ पे मैंने लिख दी 20 मीटर, अगरचे गिवन 21 है लेकिन इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी 20 मीटर। अब वेट ऑफ द ट्रक, पूरे ट्रक का जो वेट है वो 15000 न्यूटन है, लेकिन वो न्यूमेरिकल में ये कहता है कि जो फ्रंट व्हील है इट टेक अप 1/3 ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ट्रक। इसका मतलब है WF यानी फ्रंट व्हील 1/3 है टोटल वेट का। ठीक, तो 1/3 उसे 15000 से मल्टीप्लाई किया 5000 न्यूटन। इट मीन्स जो फ्रंट व्हील का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स वो कितना है 5000 न्यूटन। अगर फ्रंट का 5000 है तो रियर व्हील का कितना वेट एक्सर्ट होगा। टोटल ट्रक के वेट में से 5000 माइनस करते हैं 10000 न्यूटन, तो ट्रक का रियर व्हील जो बिल्कुल मिड ऑफ द ब्रिज में है वहां पर जो रियर व्हील का वेट एक्ट करेगा वो एक्ट करेगा 10000 न्यूटन। तो अब एक चीज याद रहे कि जो ब्रिज का वेट है और जो ट्रैक्टर के पिछले टायर का वेट है वो एक ही लाइन पे एक्ट कर रहा है। फिर वो कहता है कि ट्रक की मौजूदगी की वजह से ब्रिज के जो सपोर्ट्स हैं जिसके ऊपर ब्रिज मौजूद है वहां पर लगती हैं फोर्सेस। लेट से ये F1 लगती है फोर्स और ये लगती है F2। तो आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है स्टूडेंट्स ये फोर्सेस फाइंड करें F1 एंड F2। अब हम जरा आते हैं इसकी टेक्निकल डायग्राम की तरफ। तो नंबर 1, पूरे ब्रिज की लंबाई कितनी है 20 मीटर्स। अब मिड जहां पर ट्रैक्टर का पिछला टायर है वहीं पे दो वेट एक्ट कर रहे हैं। एक वेट ऑफ ब्रिज एक्ट कर रहा है, एक वेट ऑफ रेयर टायर एक्ट कर रहा है। अब चूंकि ये मिड है स्टूडेंट्स, टोटल लेंथ अगर 20 है तो मिड तक लेंथ कितनी होगी 10 मीटर। फिर उसने ये भी न्यूमेरिकल में बताया कि ट्रक के अगले और पिछले टायर के दरमियान फासला 3 मीटर है। अगर ये फासला 3 मीटर है तो ये कितना रह जाएगा 7 मीटर। तो 7 + 3 10, टोटल लेंथ कितनी होगी 20। अब अगले टायर का वेट WF है 5000 न्यूटन, पिछले टायर का वेट 10000 न्यूटन है और यहाँ पे 10000 आएगा। ठीक है, और जो ब्रिज का अपना वेट है वो 8000 न्यूटन है। क्लियर। और जो दो फोर्सेज हैं वो अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग y एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो देखें कुछ फोर्सेज ऊपर की तरफ है और कुछ फोर्सेज नीचे की तरफ है। आसान लफ्जों में 1 और 2 ये दो फोर्सेज अपवर्ड है, 1 2 3 ये 3 फोर्सेज नीचे की तरफ है, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो F1 + F2 जो अपवर्ड डायरेक्टेड फोर्सेज हैं मस्ट बी इक्वल टू ऑल डाउनवर्ड डायरेक्टेड फोर्सेज WF, WB एंड W रेयर, ये तीनों का सम। तो ना हमें F1 पता ना F2, लेकिन ये तीनों चीज़ें तो हमें पता है। इन तीनों चीज़ों को एडअप किया, हमारे पास स्टूडेंट्स F1 + F2 का आंसर आ गया 23000 न्यूटन। अब हमें ये तो नहीं पता कि F1 क्या है और F2 क्या है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है स्टूडेंट्स कि इन दोनों को ऐड करने से आंसर 23000 आएगा। अब आते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक लॉजिकल बात बताता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप टॉर्क फाइंड करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि बॉडी को किसी एक पॉइंट के गिर्द रोटेट करना पड़ेगा। तो हम सोच लेते हैं अपनी तरफ से कि बॉडी पॉइंट ए के गिर्द ये पूरा ब्रिज रोटेट कर सकता है। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो देखें इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर इस फोर्स को देखें तो ये ब्रिज को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है
और अगर इन फोर्सेस को देखें तो ये ब्रिज को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। अगेन लिसन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो देखें लेट्स से ये ब्रिज है, तो स्टूडेंट्स ये फोर्स ब्रिज को एंटी क्लॉकवाइज और ये फोर्सेस ब्रिज को क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हैं। फॉर द बैलेंस द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क्स। अब देखें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स और क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करना है। सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज पे आते हैं, यानी ऊपर वाली फोर्सेस से टॉर्क फाइंड करते हैं। देखिए F1 तो वहीं लग रही है जहां पे वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो टॉर्क ये भी याद रखें ना, टॉर्क RF मोमेंट आर्म और फोर्स का प्रोडक्ट है। तो F1 जहां लग रहा है स्टूडेंट्स वहां पे मोमेंट आर्म है ही नहीं, जीरो है, तो RF यानी जीरो F1, फिर प्लस लिखा जाएगा। अब देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मोमेंट आर्म कितना है 20, और फोर्स क्या लग रही है F2, यानी इन शॉर्ट ये मोमेंट आर्म और ये फोर्स, तो 20 F2 आ गया। ये हमने कौन से टॉर्क्स फाइंड कर लिए, एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरी तरफ है क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज देखें, टॉर्क नंबर 1 एंड टॉर्क्स नंबर 2। टॉर्क नंबर 1 पे आ जाए, इसका मोमेंट आर्म कितना है 7 है, और ये फोर्स क्या है, फ्रंट व्हील का जो वेट है। टॉर्क 2 पे आ जाए, टॉर्क 2 में रेयर व्हील का वेट और उसका डिस्टेंस पॉइंट A से 10 मीटर है, ब्रिज का वेट और उसका डिस्टेंस भी 10 मीटर है। तो देखें हमारे पास 20 F2 इक्वल्स टू 7 WF, 10 WR एंड 10 WP। बहुत धीमे से बहुत आहिस्ता से न्यूमेरिकल जो है, अगर जो ये बोर्ड में नहीं भी आया, लेकिन स्टूडेंट्स ये आपकी जो एक सिविल अंडरस्टैंडिंग है, सिविल इंजीनियरिंग अंडरस्टैंडिंग है, उसमें ये बहुत काम आ सकती। तो देखें अब हम सिंपली इनकी वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई करते हैं। वेट ऑफ फ्रंट व्हील, वेट ऑफ रेयर व्हील, वेट ऑफ ब्रिज, सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20 F2 इक्वल आया 2,15,000। यहाँ से हम 20 को दूसरी तरफ डिवाइड करें तो F2 की वैल्यू आती है 10,750 न्यूटन्स, जिसे आप 10.75 किलो न्यूटन्स भी लिख सकते हैं। नाउ वंस यू हैव गॉट F2, by putting the values F2 in this equation, we will minus F2 from 23,000 and we will get F1 12,250 newtons. So in short students, F1 पर जो supporting force है वो आपके पास कितनी है 12,250 न्यूटन्स, और F2 पे आपके पास फोर्स है 10,750 न्यूटन्स। तो ये हमारे दोनों टारगेट्स थे, ये हमने अचीव कर लिए। मैं फिर आपको समरी बता रहा हूँ कि इसमें फोर्स डायग्राम बनाना सबसे मेन काम है। ब्रिज है 21 मीटर का, बट हाफ ऑफ लेंथ कटेड है, तो ब्रिज की लेंथ रहेगी 20। रेयर व्हील एग्जैक्ट सेंटर में, तो वहीं पे रेयर व्हील का वेट भी, वहीं पे ब्रिज का वेट भी एक्ट कर रहा है। फ्रंट व्हील 5,000 न्यूटन है जो 1/3 है। आपने दो चीज़ें अप्लाई करनी है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, उसमें सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस करना है। जब टॉर्क कनेक्ट करना है तो स्टूडेंट्स फिर लाजमी है कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज करें जिसके गिर्द यूं इमेजिन करें कि ब्रिज रोटेट कर रहा है, आइदर एंटी क्लॉकवाइज आइदर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो फिर एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल लें, वहाँ से आपके पास F2 आएगा, F2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और आपके पास F1 आ जाएगा। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 2.60। जी तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 17। इसमें एक स्फेरिकल बॉडी की डायग्राम गिवन है जो एक 5 सेंटीमीटर ऊंचे एक यूं समझ लें कि हर्डल के साथ टेक लगाए मौजूद है। हमने इस स्फेयर को इस तरह एक फोर्स लगानी है कि वो ये इस हर्डल को क्रॉस करके ग्राउंड से इस 5 सेंटीमीटर ब्रिक के ऊपर आ जाए। अब जो हमें डाटा गिवन है वो क्या कि स्फेयर का सेंटर और स्फेयर बाउंड्री तक जो डिस्टेंस यानी रेडियस है वो है 20 सेंटीमीटर। इस स्फेयर को कितनी हाइट तक ऊपर जाना है 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर हाइट इसको कवर करनी है, और सेंटर से हम किस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं, सेंटर से तकरीबन 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हम लगा रहे हैं फोर्स। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको ये इमेजिन करना है कि एक्चुअल में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट आपको फोर्स लगानी पड़ रही है। तो वेरी सिंपली स्टूडेंट्स, इट इज एक्चुअली द वेट ऑफ द स्फेयर। देखें आप इसको फोर्स लगा के थोड़ा सा खींचते हैं, छोड़ देते हैं, तो व्हाई इट विल रिटर्न बैक ड्यू टू इट्स वेट। सो व्हाट्स हैपनिंग, this force is trying to rotate the sphere in anti-clockwise direction and this force is trying to rotate the sphere in clockwise direction. So in short हमारे पास दो टॉर्क्स हैं जिन्हें हमने बैलेंस करना। अब इस डायग्राम को हमने टॉर्क्स लेवल तक लेके कैसे जाना है। तो नंबर 1, तो ये वो पॉइंट है जिसके गिर्द स्फेयर ने घूमना है, ये वो नुक्ता है जिसके गिर्द स्फेयर मूव करेगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसके क्रॉस ही हम टॉर्क्स फाइंड करेंगे, आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज। तो नंबर 1,
हम लेबलिंग कर लेते हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। सी से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, वो रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसको हम नाम दे लेते हैं पॉइंट ओ का, ओरिजिन या एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, अब स्टूडेंट्स याद रखें कि ये लाइन कंप्लीटली कितने सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। अब हमें कितनी हाइट तक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, 5। तो ये जो इतना हिस्सा है ये 5 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर्स। इस पॉइंट को हम नाम दे लेते हैं पॉइंट डी का। तो डायग्राम की रेजोल्यूशन आपको समझ आ गई कि हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम इसी तरह रिजॉल्व करके रखी हुई है कि यहाँ पर फोर्स लग रही है, यहाँ पर जो आपके पास रेडियस बन रहा है वो 20 सेंटीमीटर्स, इसी तरह 20 सेंटीमीटर्स। ये डिस्टेंस कितना निकला स्टूडेंट्स, 15 सेंटीमीटर्स, ये है 5 सेंटीमीटर्स। अब ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास ट्राइंगल मौजूद है जिसकी दो साइड्स हमें पता है, 20 और 15। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व करेंगे OD के लिए। तो व्हेन यू विल फाइंड OD इट विल बी 13 सेंटीमीटर्स, यानी ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर्स। अब इस पॉइंट से इस लाइन को जरा जोड़ के देखें, तो ये जो फोर्स है, ठीक है, ये एक टॉर्क क्रिएट कर रही है। ये देखें, ये सारे का सारा क्या बन रहा है, एक टॉर्क। डन। इसी तरह ये फोर्स भी एक टॉर्क क्रिएट कर रही है। ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज और ये टॉर्क क्लॉकवाइज। तो अब हम सम ऑफ ऑल टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू 0 की कंडीशन पर आते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, प्रोडक्ट ऑफ R एंड F, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह क्लॉकवाइज के लिए प्रोडक्ट ऑफ R एंड F यानी W। अब देखें, ये जो टोटल लाइन बन रही है इसकी लंबाई कितनी बन रही है, 10 सेंटीमीटर ये है और 15 सेंटीमीटर ये है। तो 10 + 15 ये मोमेंट आर्म हो जाएगा, तो आंसर आएगा 25F। दूसरी तरफ मोमेंट आर्म इंटू फोर्स, मोमेंट आर्म कितना बन रहा है, 13। फोर्स यानी वेट है 50 न्यूटन, 650 आंसर हो गया। 25 को डिवाइड करेंगे, फोर्स विल बी 26 न्यूटन। इन शॉर्ट आपको कम अज कम 26 न्यूटन की स्टूडेंट्स फोर्स चाहिए टू अपलिफ्ट दिस स्फीयर ऑन दिस रोटेटिंग पॉइंट। सो दैट्स न्यूमेरिकल नंबर 2.17। अब इसके बाद हम करेंगे लास्ट न्यूमेरिकल 2.18। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम खत्म करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बाय डूइंग द लास्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है कि एक दीवार के साथ एक स्फीयर जिसका वेट 10 न्यूटन है, उसे एक स्ट्रिंग के साथ हैंग किया। उस स्ट्रिंग का उस वॉल के साथ एंगल बनता है 30 डिग्री। पूछा गया है कि स्ट्रिंग में कितनी टेंशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। अब टेंशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स ये समझ लें कि किसी दीवार के साथ हैंग नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट हैंग है। तो इस स्फीयर का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड और इसमें टेंशन एक्ट करेगी अपवर्ड। तो यहाँ पर तो बहुत ईजी है बैलेंस कि वेट इज इक्वल टू टेंशन। लेकिन अब क्या हुआ कि ये स्फीयर एक वॉल के साथ प्लेस किया गया, तो अब इसका एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री विद द वॉल, और ये रही टेंशन। याद रखें जो वेट लाइन है वो बिल्कुल सीधी ही एक्ट करती। अब क्या है कि हमें इस टेंशन को कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए स्टूडेंट्स क्या करना है कि आपने इस वेट वाली लाइन को सीधा ड्रॉ कर देना। डन। फिर उसके बाद आपने इस लाइन को एक वेक्टर समझ लेना। आपने यहाँ से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये प्रोजेक्शन कहलाएगी t sin 30। और ये जो लाइन है जो कॉज कंपोनेंट, देखिए ना यहाँ पर एंगल बनेगा वही जो इधर बन रहा है 30 डिग्री, तो ये लाइन होगी t cos 30 डिग्री। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जो हमने वेक्टर रेजोल्यूशन करना है, यहाँ पे t sin 30 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी यही आएगा t sin 30। तो अब हमने इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग x, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y। तो देखिए x डायरेक्टेड फोर्सेस क्या है। x डायरेक्टेड में ये दो फोर्सेस हैं कि F इज इक्वल टू t sin 30। सो F इज इक्वल टू t इंटू 1/2, चूंकि sin 30 1/2 होता है। तो एक तो हमें सोल्यूशन मिल गया कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है स्फीयर दीवार के ऊपर, वो फोर्स टेंशन का हाफ है। तो अब यही फोर्स, यानी यहाँ पर हमने टेंशन भी फाइंड करनी है, और जो फोर्स स्फीयर वॉल पर, ये वॉल स्फीयर पे एक्ट कर रही है, वो एक्ट करनी
फाइंड करनी है, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस भी 0 फाइंड करते हैं। देखें अब वाई एक्सिस के अलोंग देखें कि अपवर्ड फोर्स है T cos 30 और डाउनवर्ड फोर्स है वेट। तो नाउ वी हैव T इज इक्वल टू W ओवर cos 30, T इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय, अब cos 30 की जो वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2 और 20/√3। तो वंस वी गॉट द टेंशन, हम यहाँ से फोर्स फाइंड कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू 20 और टेंशन जो है वो 20/√3 और ये चीज़ किससे डिवाइड हो रही है 2 से, तो 10/√3 न्यूटन। इसी को आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो टेंशन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, टेंशन की वैल्यू आई है 20/√3 और जो फोर्स हमने फाइंड करनी थी उसकी वैल्यू आई है 10/√3 यानी हाफ ऑफ द टेंशन। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 2 और उसके न्यूमेरिकल्स। जब भी इस टॉपिक को आप स्टार्ट करें इसके साथ जो इसके फार्मूलाज है वो लाजमी पढ़ें, सुने, समझें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।